आइए दोस्तों, आज हम आईपीसीसी ऑडिट का चैप्टर नंबर 3 रिवाइज करने वाले हैं। ठीक है, ध्यान रखिए, इस चैप्टर को मैं पूरा रिवाइज कराऊंगा, एक्सेप्ट जो इसमें स्टैंडर्ड रिलेटेड कंटेंट होता है वो मैंने हटा दिया है, क्योंकि स्टैंडर्ड अपन अलग से पढ़ते हैं, तो इसलिए स्टैंडर्ड का जो कंटेंट है वो यहाँ पर कवर नहीं है। उसके अलावा सब कुछ कवर हो जाएगा। इस रिवीजन के बाद आप आराम से प्रैक्टिस मैनुअल के क्वेश्चन लगा सकते हैं। रिवीजन में बहुत डिटेल में कराऊंगा, ऐसा मानकर चलिए आप। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि आपको जो भी मैटर है वो बताने के साथ साथ वर्ड्स को भी पढूं, क्योंकि एग्जाम में लिखने के लिए हमें कुछ कीवर्ड्स तो चाहिए होंगे, है ना। तो एक बार मैं रीडिंग भी करते जाऊंगा, पर एक बार आप इसको ढंग से सुन लेंगे तो आपका काम हो जाएगा, है ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3, जिसका नाम क्या है? प्रिपरेशन फॉर एन ऑडिट। प्रिपरेशन फॉर एन ऑडिट। चलो तो सबसे पहले बात करते हैं, हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्टिन्यूअस ऑडिट क्या होता है? तो जैसा नाम वैसा काम। जब ऑडिटर का स्टाफ क्लाइंट की बुक्स ऑफ अकाउंट को पूरे साल भर कॉन्टिन्यूअसली चेक करेगा तो उसे अपन क्या बोल देंगे? कॉन्टिन्यूअस ऑडिट, है ना। तो अगर पढ़कर देखते हैं तो देखो क्या लिखा है। ऑडिट इन विच ऑडिटर्स स्टाफ is engaged continuously in checking the accounts of the client during the whole year। ठीक है, जब ऑडिटर का स्टाफ क्लाइंट के बुक्स ऑफ अकाउंट को कॉन्टिन्यूसली पूरे साल भर चेक करता रहेगा तो उसे क्या कहेंगे हम? कॉन्टिन्यूस ऑडिट। तो सर इसके अलावा भी कोई ऑडिट होता है? हाँ, फाइनल ऑडिट, मतलब ईयर एंड होने के बाद ही वो चेक करेंगे, पूरे साल भर चेकिंग नहीं करेंगे, फाइनल ऑडिट, है ना। ओके, फिर क्या लिखा है? इट इज प्रिफर्ड ड्यू टू दी फॉलोइंग रीजंस। मतलब कॉन्टिन्यूअस ऑडिट कोई कराएगा ही क्यों? उसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं, क्या फायदे हो सकते हैं, है ना। तो चार बेनिफिट हैं। कितने बेनिफिट हैं? चार, या चार रीजंस हैं कॉन्टिन्यूअस ऑडिट को करवाने के पीछे। सबसे फर्स्ट क्या है? मैनेजमेंट कैन एक्सरसाइज अ स्ट्रिक्टर कंट्रोल ओवर द अकाउंट्स because management is able to check sooner the causes of any errors of frauds। ऑफ की जगह यहां पर और होना चाहिए, है ना। तो ऐसे समझ लीजिए, जब ऑडिटर कॉन्टिन्यूसली ऑडिट करेगा तो उसे आए दिन मिस्टेक्स मिलेंगी, प्रॉब्लम्स मिलेंगी, फ्रॉड्स मिलेंगे, एरर्स मिलेंगे, तो वो जल्दी जल्दी मैनेजमेंट को बताते जाएंगे कि देखो ये मिस्टेक हो रहा है, यहाँ प्रॉब्लम हो रहा है, वहां प्रॉब्लम हो रहा है। सो मैनेजमेंट क्या कर पाएगा? उन गलतियों को सुधार पाएगा और अपने यहाँ अच्छा कंट्रोल लगा पाएगा। नहीं तो सोचो, फाइनल ऑडिट में क्या होता है? फाइनल ऑडिट में अपन ने उनको कुछ बताया भी तो कोई मतलब का नहीं। क्यों? क्योंकि अब तो पूरे साल भर गलतियां होती ही रही ना। अगर स्टार्टिंग के जो आपका फर्स्ट मंथ था उसी में ऑडिटर बता देता कि देखो यार ये परचेज में प्रॉब्लम हो रहा है, तो मैनेजमेंट परचेज पर कंट्रोल अच्छा लगा देता। समझे आप बात को? तो कॉन्टिन्यूस ऑडिट का पहला फायदा है कि मैनेजमेंट कैन एक्सरसाइज अ स्ट्रिक्टर कंट्रोल। अच्छे लेवल का स्ट्रिक्ट कंट्रोल लगा सकता है, क्योंकि उसे जल्दी पता चल जाएंगे। क्या पता चल जाएंगे? कॉजेज ऑफ एनी एरर्स और फ्रॉड्स। जैसे उन्हें पता चल गया कोई एम्प्लॉय है जो गड़बड़ कर रहा है, तो ठीक है उसको ही हटा दो या वार्न कर दो, है ना। ओके, सेकंड क्या है? The frequent attendance by the staff deters the persons from committing a fraud। जब हर दूसरे दिन ऑडिटर का स्टाफ वहां बैठा होगा ऑडिट करने के लिए तो सबको डर लगेगा कि यार फ्रॉड नहीं करना, पकड़े जाएंगे। समझ रहे हो? सो ऑडिटर का फ्रिक्वेंट अटेंडेंस क्या करता है? मतलब जब ऑडिटर बार बार वहां जाएगा तो क्या होगा? द स्टाफ डिटर्स द पर्सन्स डिटर्स दी पर्सन मतलब लोगों को रोकता है फ्रॉम कमिटिंग अ फ्रॉड। ठीक है, सो फ्रिक्वेंट अटेंडेंस बाय द स्टाफ, और स्टाफ मतलब ऑडिटर का स्टाफ। सो फ्रिक्वेंट अटेंडेंस बाय द स्टाफ डिटर्स दी पर्सन फ्रॉम कमिटिंग अ फ्रॉड। लोगों को डर लगेगा, इसलिए वो फ्रॉड करने से बचेंगे या नहीं करेंगे। ठीक है, फिर द अकाउंटिंग स्टाफ ऑफ द क्लाइंट इज मोटिवेटेड टू कीप द बुक्स ऑफ अकाउंट अप टू डेट। अब बुक्स ऑफ अकाउंट अप टू डेट रहेंगे, नहीं तो पहले क्या होता है फाइनल ऑडिट में? जब ऑडिटर आना है तो जल्दी जल्दी जैसे तैसे बुक्स को कंप्लीट कर रहे हैं, उल्टा पुल्टा। अभी क्या होगा पता है, ऑडिटर कभी भी आ सकता है, तो किताबों को हमेशा अप टू डेट करके चलेंगे। फिर द कांस्टेंट एसोसिएशन प्रोवाइड्स ए मोर डिटेल्ड नॉलेज ऑफ द क्लाइंट अफेयर्स एंड thereby he is able to discharge his duties more efficiently। सिंपल, जब ऑडिटर आए दिन क्लाइंट के यहां जाएगा तो वो क्लाइंट के बिजनेस को, उसके अफेयर्स को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएगा,
और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे पास जितनी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी हम उतना अच्छा ऑडिट क्लाइंट का कर पाते हैं। सो कांस्टेंट एसोसिएशन मतलब आप जब लंबे समय तक क्लाइंट से जुड़े रहेंगे, एसोसिएट रहेंगे, तो आप अच्छे से ऑडिट कर पाएंगे क्योंकि आप उसे अच्छे से समझ पा रहे हैं। सो बताओ कॉन्टिन्यूस ऑडिट के 4 फायदे कौन कौन से हैं? मैनेजमेंट स्ट्रिक्ट कंट्रोल लगा सकता है क्योंकि उसे फ्रॉड्स और एरर्स के कॉजेस जल्दी पता चल जाएंगे। सेकेंड, जब ऑडिटर फ्रिक्वेंटली वहां जाता रहेगा ऑडिट करने के लिए, तो वहां के जो पर्सन है वो फ्रॉड करने से बचेंगे या फ्रॉड नहीं करेंगे। तीसरा, वो बुक्स ऑफ अकाउंट को अप टू डेट रहेंगे। चौथा, कांस्टेंट एसोसिएशन ऑफ ऑडिटर विद देम क्या करेगा, ऑडिटर के लिए क्लाइंट के अफेयर्स का अच्छे लेवल का नॉलेज देगा और इसलिए जो ऑडिटर है वो अपनी ड्यूटीज को मोर एफिशिएंटली कंडक्ट कर पाएगा। ठीक है, सो ये था कॉन्टिन्यूस ऑडिट क्या होता है, उसके रीजंस क्या है, क्यों उसको हम करवाते हैं। अब ड्रॉबैक्स देखो क्या है, आपके प्रैक्टिस मैनुअल में कॉन्टिन्यूस ऑडिट पर अलग अलग जगह पर अलग अलग क्वेश्चन दिए हैं। मैंने सारे क्वेश्चन का जो समराइज है, जो कहना चाहिए क्रक्स है, वो यहाँ पर उठा लिया है। इसको पढ़ने के बाद आप कॉन्टिन्यूस ऑडिट से रिलेटेड सारे क्वेश्चन के आंसर कर पाएंगे, है ना। सो जैसे कि अगला पार्ट है अपना कि यार कॉन्टिन्यूस ऑडिट में प्रॉब्लम्स क्या है, ड्रॉबैक्स क्या है, उसकी कमियां क्या है ना। सो 3 कमियां हैं। कितनी कमियां हैं? 3। पहली क्या है भाई, देखो फर्स्ट है द ऑडिट स्टाफ में फेल टू कीप ट्रैक ऑफ थिंग्स thereby some of the transaction may escape from audit scrutiny। अभी देखो यार, फाइनल ऑडिट में क्या होता है, हम जाते हैं 10 दिन में ऑडिट पूरा खत्म कर देते हैं, तो हमें भूलने भूलने का कुछ नहीं रहता है क्योंकि हम कोई काम कंटिन्यूसली कर ही रहे हैं ना यार, वहीं बैठे एक ही बार में खत्म करना है। जबकि जो कॉन्टिन्यूस ऑडिट होता है उसमें क्या होता है, अब यार हम पूरे ईयर में पूरा फुल ईयर ऑडिट कर रहे हैं, कभी 5 दिन में जाते हैं, फिर 10 दिन में जाते हैं, फिर ऐसा चलता रहता है। तो कई बार हम भूल ही जाते हैं कि पहले जब मैं आया था तो कहां तक का काम हो गया था, अभी कितना चेक हो गया था, अभी कहां से स्टार्ट करना है, तो कई बार ना हम भूल ही जाते हैं। अब कोई काम एक ही बार में खत्म करना हो तो हो भी जाता है, पर अगर टुकड़ों टुकड़ों में कर रहे हैं तो कई बार याद भी नहीं रहता है ना। तो इसलिए कई बार हम सोचते हैं, जैसे हमको लगा कि यार शायद ये वाला एक्सपेंस तो चेक हो गया था, या ये वाला मंथ तो चेक हो गया था, पता चला वो हुआ ही नहीं था, तो स्केप हो जाएगा चेकिंग से, है ना। सो द ऑडिट स्टाफ में फेल टू कीप द ट्रैक ऑफ द थिंग्स, वो वो कुछ चीजों का रिकॉर्ड रखना भूल जाएगा, है ना, या भूल सकता है। सो द ऑडिट स्टाफ में फेल टू कीप ट्रैक ऑफ थिंग्स thereby some of the transaction may escape from audit scrutiny, तो कुछ ट्रांजेक्शन ऑडिट स्क्रूटनी से बच जाएंगे। फिर the books of account after these have been checked may be tempered by the client staff, पता चला अपन चेकिंग करके चले गए, बाद में क्लाइंट के स्टाफ ने चेंज कर दिया बुक्स ऑफ अकाउंट में, संभव है उसको फ्रॉड करना हुआ तो वैसा करेगा, है ना। फिर तीसरा, द ऑडिट में बी अनइकोनॉमिक इफ द साइज ऑफ द कंसर्न इज स्मॉल सिंस कॉन्टिन्यूस ऑडिट रिक्वायर्स मच टाइम एंड एफर्ट। देखो यार, छोटी मोटी एंटिटी कॉन्टिन्यूस ऑडिट नहीं करवा सकती। अब वो क्या कहेगी कि यार देखो तुमको आना है पूरे साल भर, हमारे पास इतना पैसा नहीं कि हम तुमको साल भर आने का हम अफोर्ड कर सकें। समझ रहे हैं आप बात को। तो कॉन्टिन्यूस ऑडिट में बहुत टाइम और एफर्ट लगते हैं, पैसा लगता है। तो ये वाला ऑडिट केवल वही लोग करवा सकते हैं जो एंटिटी, जिनका जो लेवल ऑफ वर्क है वो बहुत बड़े लेवल का है ना, साइज ऑफ एंटिटी बहुत बड़ी है, तो ऐसा संभव है ना। सो तीन तीन ड्रॉबैक्स हैं। पहला, ऑडिटर में फेल टू कीप ट्रैक ऑफ द थिंग्स या रिकॉर्ड ऑफ द थिंग्स एंड देयरबाय सम ऑफ द ट्रांजैक्शन में एस्केप फ्रॉम ऑडिट स्क्रूटनी। दूसरा, हो सकता है बुक्स ऑफ अकाउंट चेक होने के बाद भी टेम्पर कर दिए जाए क्लाइंट के स्टाफ के द्वारा। और कॉन्टिन्यूस ऑडिट अनइकोनॉमिक होता है स्मॉल एंटिटीज के लिए। ओके, अब है प्रिकॉशंस, मतलब हमने जो ऊपर कमियां पड़ी उनसे बचने के तरीके क्या हैं। तो याद रखने का तरीका मैं आपको बताता हूं कि हमें इन्हीं से कनेक्ट करना है प्रिकॉशंस को पूरी तरह से। ठीक है, सुनना कैसे। जैसे सबसे पहला था कि ऑडिटर रिकॉर्ड रखना भूल जाता है। ऑडिटर रिकॉर्ड रखना भूल जाता है कि यार पहले कब कितना चेक हो गया था, कितना बचा था, जो भी है ना। तो क्या करना चाहिए उसे, उससे क्या करना चाहिए, देखो ये, at each stage complete the work up to a definite stage, complete the work up to a definite stage so as to avoid loose end। सिंपल सी बात है यार, काम डेफिनेट स्टेज तक खत्म करके आओ, कोई लूज एंड मत छोड़ो। मतलब परचेज चेक कर रहे तो परचेज खत्म करके ही आओ, या अप्रैल मंथ कर रहे तो वो खत्म करके ही आओ।
कुछ भी जो भी काम कर रहे हो ना, उसको बीच में अधूरा मत छोड़ो, उसको एक ऐसी स्टेज तक करके आओ कि आपको याद रह जाए कि हमने यहां तक तो काम कर लिया था। ठीक है, तो भूलने वाली दिक्कत खत्म हो जाएगी। ये आम जिंदगी में भी यही करता है इंसान। सो वर्क को आप डेफिनेट स्टेज तक कर दो, कोई लूज एंड मत छोड़ो ताकि याद रहे आपको, है ना। एक और तरीका है इसका, एक और तरीका ये है कि आप इंपोर्टेंट बैलेंसेस नोट डाउन करके ले आओ। भाई जो भी अकाउंट्स हैं उनके जो बैलेंसेस हैं उनको नोट डाउन करके ले आओ। तो सर इससे क्या होगा, अगर वो लोग कुछ चेंज करेंगे तो इन जनरल बैलेंस भी चेंज हो जाएगा। बैलेंस चेंज हो जाएगा तो हमको समझ में आएगा, हमको लगेगा कि यार जब हमने चेक करा था तब तो 10,000 बैलेंस था, ये 15,000 कैसे हो गया, है ना। सो आप इंपोर्टेंट बैलेंसेस नोट करके ले आओ और फिर जब दोबारा जाओ तो मैच कर लो, है ना। एक और तरीका है इसका, एक और तरीका है, और वो ये है कि जैसे जो नॉमिनल अकाउंट होते हैं, जैसे समझना जिनके बैलेंसेस होते हैं, जैसे कि असेट लायबिलिटी के बैलेंसेस होते हैं तो वो तो आप नोट डाउन करके ले आओगे। पर जिनके बैलेंसेस नहीं होते हैं जैसे कि नॉमिनल अकाउंट, उनका क्या करोगे, तो उनको सीधा फाइनल चेकिंग पर ही चेक करना। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा आगे ले आते हैं और ये यहां तक आ जाएगा। ठीक है, तो पहली प्रॉब्लम के मैंने 3 सॉल्यूशन बताए। हम भूल जाते हैं कि पहले कहां तक चेक करा था, तो उसका तरीका क्या है, डेफिनेट स्टेज तक काम करके आओ, कोई लूज एंड मत छोड़ो, इंपोर्टेंट बैलेंसेस नोट डाउन करके ले आओ और अगली बार कंपेयर करो। और तीसरा, जिनका बैलेंस नहीं होता है उनको आप चेक करो ओनली एट द टाइम ऑफ फाइनल क्लोजिंग। समझे आप मेरी बात को। ठीक है, फिर अगली प्रॉब्लम क्या थी कि हमें लगता है कि हमारी चेकिंग के बाद भी क्लाइंट बुक्स ऑफ अकाउंट को टेम्पर कर सकता है, चेंज कर सकता है। ठीक है, तो इसके भी कुछ तरीके हैं, इससे बचने के कुछ तरीके हैं। फर्स्ट तरीका है, क्लाइंट को इंस्ट्रक्शन दे दो कि सुनो यारो, आपको ऑडिटेड फिगर्स को हाथ नहीं लगाना है, ऑडिटेड फिगर्स को चेंज नहीं करना, ये ध्यान रखिए आप। तो पहला तरीका तो यही होता कि पोलाइटनेस के साथ अपन बोल दें कि यार प्लीज ऐसा मत करना, है ना। दूसरा क्या है, अगर वो लोग फिर भी ऐसा करते हैं, फिर भी वो लोग चेंज करते हैं, तो एक और तरीका है, आप एक काम करो, मार्क स्पेशल फॉर्म ऑफ टेक्स ऑन ऑल्टर्ड फिगर। आपने देख लिया कि यार इन्होंने ना ये 4 फिगर है जिनको चेंज करा है, तो आप उन पे कोई स्पेशल टिक लगा लो। अब इससे और बढ़िया आइडिया मिल जाएगा अपन को कि यार पक्का इन्होंने चेंज करा है, तो मतलब कुछ तो बात है, हो सकता है इन्हीं चीजों में फ्रॉड है, इन्हीं चीजों में प्रॉब्लम होगी तभी तो इनने चेंज करा, है ना। सो स्पेशल फॉर्म ऑफ टिक उन पर लगा लो। इतना समझ में आया। अब तो हमें याद कैसे रहेगा, जैसे ही हम ये फर्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे तो 3 प्रिकॉशन तुरंत बोलकर देखेंगे, फिर हम ये सेकंड पॉइंट पढ़ेंगे तो हम उसकी 2 प्रिकॉशन तुरंत बोल के देखेंगे, है ना। और ये इसका तो कुछ नहीं है, अब छोटी साइज की एंटिटी पर नहीं लगाएं तो अच्छा है क्योंकि महंगा पड़ जाएगा ये वाला ऑडिट, है ना। और फाइनली अगर आप चाहते हैं कि आपका कॉन्टिन्यूस ऑडिट बहुत शानदार हो, बहुत इफेक्टिव रिजल्ट उसके आए, तो आपको जो विजिट करना है वो इरेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पर करना है। मतलब ऐसा फिक्स मत करो कि हम हर सैटरडे को ही जाएंगे, कभी सैटरडे को तो कभी मंडे को तो कभी फ्राइडे को तो कभी थर्सडे को, कभी भी चले जाओ। समझ रहे हैं आप बात को। तो ऐसे में क्या होगा, हमें उनकी वीकनेसेस पता चलेंगी। ठीक है, ओके। चलो तो अब बात करते हैं अपन ऑडिट प्रोसीजर्स एंड ऑडिट टेक्निक्स की। इस पर ओवरऑल क्वेश्चन भी आता है और इसमें से कई बार करेक्ट इनकरेक्ट के क्वेश्चन भी पूछे गए हैं ना, तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। ऑडिट प्रोसीजर्स एंड ऑडिट टेक्निक्स पर हम बात करने वाले हैं। तो आपको याद होगा ऑडिट प्रोसीजर्स क्या होती थी, अपन ने पढ़ी थी रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, है ना, जिसमें हमारा काम होता है रिस्क को आइडेंटिफाई करना, असेस करना, फिर उसके हिसाब से फर्दर ऑडिट प्रोसीजर डिसाइड करना। फर्दर ऑडिट प्रोसीजर में जब हम कंट्रोल्स को चेक करते हैं तो कंप्लायंस प्रोसीजर्स बोलते हैं उसे। फिर जब हम बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक करते हैं तो उसे सब्सटेंटिव प्रोसीजर बोलते हैं। सो ये सब क्या है, ये ऑडिट प्रोसीजर्स हैं, है ना। हम क्या कर रहे हैं उसके हिसाब से उसे हम नाम दे देते हैं ऑडिट प्रोसीजर का। जैसे मैं रिस्क को आइडेंटिफाई असेस कर रहा हूं तो उसको क्या नाम दे दिया, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। कैसे चेक करूंगा वो क्या कहलाती है, ऑडिट टेक्निक्स। कैसे चेक करूंगा वो क्या कहलाती है, ऑडिट टेक्निक्स। तो ये क्या है, जो कर रहे हो उसके हिसाब से ऑडिट प्रोसीजर का नाम दिया जाता है। रिस्क को आइडेंटिफाई असेस कर रहे हो तो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, फिर उसके अकॉर्डिंग आपने आगे की प्रोसीजर डिसाइड करी, उसे नाम दिया फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। फिर आप कंट्रोल्स को चेक कर रहे हैं तो कंप्लायंस प्रोसीजर, फिर आप बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक कर रहे हैं तो सब्सटेंटिव प्रोसीजर, फिर आप बुक्स ऑफ अकाउंट को डिटेल में चेक करोगे तो उसे टेस्ट ऑफ डिटेल का नाम दे देंगे। फिर आप उसे एक रफ आइडिया बस लोगे या जो शॉर्ट तरीके उनसे चेक करने की कोशिश करोगे तो उसे एनालिटिकल प्रोसीजर कहेंगे। ठीक है,
फिर टेस्ट ऑफ डिटेल में भी जब आप ट्रांजेक्शन को डिटेल में चेक करोगे तो उसे वाउचिंग कहेंगे। जब आप बैलेंसेस को, अकाउंट बैलेंसेस को डिटेल में चेक करेंगे तो उसे वेरिफिकेशन कहेंगे, है ना। सो आप क्या कर रहे हो उसके हिसाब से ऑडिट प्रोसीजर का नाम हम दे देते हैं। तो ऑडिट टेक्निक्स क्या होती है? ऑडिट टेक्निक्स मतलब किसी भी ऑडिट प्रोसीजर को पूरा करने के लिए, किसी भी ऑडिट प्रोसीजर को पूरा करने के लिए जो टेक्निक्स आप यूज करते हो वो होती है ऑडिट टेक्निक्स। समझे आप बात को? तो जैसे अपन ने पढ़ी थी ना ICAI, और ऐसे 500 में पढ़ी थी हमने ICAI, और आई से क्या था? इंक्वायरी। सी से क्या था? कंफर्मेशन। ए से एनालिटिकल प्रोसीजर। आई से इंस्पेक्शन। ओ से ऑब्जर्वेशन। आर से रीपरफॉर्मेंस। आर से रिकैलकुलेशन, है ना। ये सब क्या है? ऑडिट टेक्निक्स है। ICAI और, है ना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो मान लो मैं वाउचिंग कर रहा हूं, मतलब मैं ऑडिट प्रोसीजर लगा रहा हूं। अब वाउचिंग करूंगा कैसे? उसमें कैलकुलेशन चेक कर रहा हूं तो रिकैलकुलेशन। सो वाउचिंग एक ऑडिट प्रोसीजर है जिसको पूरा करने के लिए मैं क्या लगाता हूं? अलग अलग ऑडिट टेक्निक्स लगाता हूं। ठीक बात है। जैसे मैं इंस्पेक्शन कर रहा हूं, मैं इंस्पेक्शन कर रहा हूं डॉक्यूमेंट्स का, है ना, आई फॉर इंस्पेक्शन। सो वाउचिंग करने के लिए मैंने दो टेक्निक लगाई, एक तो इंस्पेक्शन कर रहा हूं डॉक्यूमेंट्स का, रिकैलकुलेशन कर रहा हूं, फिर मुझे और डाउट आ रहा है तो मैं इंक्वायरी कर रहा हूं। समझे आप बात को? और कुछ लग रहा है तो मैं और कुछ कंफर्मेशन जैसा काम कर सकता हूं। किसी भी ऑडिट प्रोसीजर को पूरा करने के लिए मैं बहुत सारी टेक्निक्स यूज करता हूं और उन्हें क्या कहते हैं? ऑडिट टेक्निक्स। दुनिया वाले पता है क्या करते हैं? ऑडिट प्रोसीजर्स और ऑडिट टेक्निक को इंटरचेंजेबली यूज करते हैं। ध्यान से सुनना, इस पर करेक्ट एंड करेक्ट आया है, चेक कर लेना आप, है ना। लोग इसे इंटरचेंजेबल यूज करते हैं, पर इन दोनों में डिफरेंस होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिए। डिफरेंस क्या बता दिया मैंने? सॉरी, जो आपका ऑडिट प्रोसीजर है वो एक ब्रॉडर टर्म है, वाइड टर्म है। ऑडिट टेक्निक एक छोटा टर्म है। समझे आप बात को? एक ऑडिट प्रोसीजर में बहुत सारी टेक्निक्स कंप्राइज होती है, इंक्लूड होती है ना। ओके, अब एक बार रीडिंग कर लेते हैं। लिखना क्या है एग्जाम में? देखो क्या लिखा है। ऑडिट टेक्निक्स में क्या लिखा है? मेथड्स ऑफ कलेक्शन एंड एक्यूमुलेशन ऑफ ऑडिट एविडेंस। ऑडिट एविडेंस को ऑब्टेन करने की मेथड पढ़ा है। ऐसे 500 भूले तो नहीं? बोलो, ऐसे 500 में पढ़ा था ICAI और ऑडिट एविडेंस को ऑब्टेन करने की मेथड्स, है ना। ऑडिट टेक्निक मतलब मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग एंड एक्यूमुलेशन ऑफ ऑडिट एविडेंस। दूसरा, ऑफन यूज्ड इंटरचेंजेबली, है ना, इसे लोग इंटरचेंजेबली यूज करते हैं अक्सर। हाउएवर अ डिस्टिंक्शन डज एग्जिस्ट, मतलब इन दोनों में डिफरेंस होता है, भले ही लोग इंटरचेंजेबली यूज करते हैं। फिर प्रोसीजर कंप्राइज, ऑडिट प्रोसीजर कंप्राइज मतलब इंक्लूड्स अ नंबर ऑफ टेक्निक्स एंड रिप्रेजेंट अ ब्रॉड टर्म। ठीक है, एंड टेक्निक्स मींस मेथड्स एम्प्लॉयड फॉर कैरिंग आउट द प्रोसीजर। किसी प्रोसीजर को पूरा करने के लिए लगाई गई मेथड्स ही क्या कहलाती हैं? ऑडिट टेक्निक्स कहलाती हैं। और टेक्निक्स एक नैरो टर्म है, जबकि प्रोसीजर एक ब्रॉडर टर्म है। प्रोसीजर के अंदर बहुत सारी टेक्निक्स आ जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, वाउचिंग प्रोसीजर में हम क्या करते हैं? डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को चेक करते हैं, जिसमें हम इंस्पेक्शन करते हैं, कंप्यूटेशन चेक करते हैं ना। ये क्या कहलाती हैं? आपकी ऑडिट टेक्निक्स। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल लिखे हैं ऑडिट टेक्निक्स के, आपको याद रह जाए जितने तो लिख देना। पोस्टिंग चेकिंग, पोस्टिंग समझते हैं आप, है ना। तो जैसे एंट्री का पोस्टिंग करते हैं ना लेजर में, है ना, वो हो जाएगा। फिर फिजिकल एग्जामिनेशन करना स्टॉक का, सेट का। कास्टिंग चेकिंग मतलब टोटलिंग चेक करना। कंफर्मेशन या फिर इंक्वायरी, है ना। कंफर्मेशन मतलब किसी और से कंफर्म करना, किसी बात को जानने के लिए। इंक्वायरी तो कहीं भी आप समझ सकते हैं। जैसे मान लो सपोज रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, ये एक ऑडिट प्रोसीजर है, मुझे इसको पूरा करना है, तो मैं क्या करूंगा? देखो, मुझे रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर को पूरा करना है तो मैं कंफर्मेशन ले सकता हूं बाहर वालों से किसी बात के रिगार्डिंग, मैं इंक्वायरी कर सकता हूं। समझे आप बात को? तो कोई भी चीज जो मुझे करनी है उसको पूरा करने के लिए मैं बहुत सारी मेथड का यूज करूंगा, जिसे ऑडिट टेक्निक कहा जाएगा। कोशिश करना ये नाम याद रह जाए, कम से कम 5 तो, है ना। बैंक रिकंसिलेशन, रिकंप्यूटेशन, ईयर एंड स्क्रूटनी, ट्रेसिंग इन सब्सिक्वेंट पीरियड, जैसे डेटर को चेक करना, तो देख लो भाई अभी इन्होंने दिखाया था 2 लाख के डेटर है तो अगले साल में कुछ तो पैसा आएगा, है ना। ऐसी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। ठीक बात है। और ICAIORR ये तो आप लिख ही सकते हो, अगर आपको ये याद ना रहे तो, है ना। बुक में यही लिखी है तो आप थोड़ा सा ध्यान से देख लेना, है ना। पोस्टिंग चेकिंग, फिजिकल एग्जामिनेशन, कास्टिंग चेकिंग, कंफर्मेशन, इंक्वायरी, रिकंप्यूटेशन, बैंक रिकंसिलेशन, ईयर एंड स्क्रूटनी, ट्रेसिंग इन सब्सिक्वेंट पीरियड, है ना। जो आपको अच्छी लगे वो रख लेना आप। ओके, और क्या लिखना है? थोड़ा और बढ़ाना है कंटेंट को, तो देखो क्या लिखेंगे। सिलेक्शन ऑफ अप्रोप्रिएट
अप्रोप्रिएट ऑडिट प्रोसीजर इज अ मैटर ऑफ एक्सपीरियंस एंड जजमेंट। अब थोड़ा और खींचना है मुद्दे को, क्योंकि पहले क्वेश्चन ना 8-8 नंबर के तक आते थे, तो हम और बताएंगे। हम कहेंगे देखो कौन सा ऑडिट प्रोसीजर लगाना है, कौन सा ऑडिट प्रोसीजर लगाना है, इट इज अ मैटर ऑफ एक्सपीरियंस एंड जजमेंट। ऑडिटर को जो ठीक लगेगा वो करेगा, है ना। ऑडिटर ऑब्वियसली अपने 99% काम अपने जजमेंट के हिसाब से ही करता है, कहीं पर कोई थंब रूल नहीं है कि ये प्रोसीजर लगाना है ना। द प्रोसीजर शुड प्रोवाइड फॉर सच सिचुएशंस इन दी प्रोग्राम। तो आपको क्या करना है, जब आप प्रोग्राम बनाते हो तो आपको ऐसी सिचुएशंस को भी ध्यान रखना है कि, या समझ लो कि कौन कौन सी सिचुएशन आगे चल के बन सकती है, उन सिचुएशन को भी आपको शुरुआत के प्रोग्राम में ही कवर कर लेना है और उसके हिसाब से ऑडिट प्रोसीजर लगा देने हैं। कोई खास पॉइंट नहीं है, आप अवॉइड भी कर दें तो चलेगा। फिर अकॉर्डिंग टू एसे 200, अकॉर्डिंग टू एसे 200 क्या नाम है, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड कंडक्ट एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। ठीक है, ऐसे 200 ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड कंडक्ट एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। क्या कहता है ये, क्या कहता है, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलने वाला हूं। द मैटर ऑफ डिफिकल्टी, टाइम और कॉस्ट involved is not a valid basis for the auditor to omit an audit procedure or to be satisfied with the audit evidence that is less than persuasive। इसका मतलब ये हुआ कि सुनो यारो, आईसीआई ने ऐसे 200 बनाया। आईसीआई क्या कह रहा है, आईसीआई कह रहा है कि सुनो ऑडिटर, जितने भी लोग ऑडिट करने वाले हो, मैं ये नहीं सुनूंगा कि आपने बोला कि यार हमने कोई पर्टिकुलर ऑडिट प्रोसीजर इसलिए नहीं लगाई क्योंकि टाइम बहुत लग रहा था, इसलिए हमने कोई पर्टिकुलर ऑडिट प्रोसीजर नहीं लगाई। हम कहेंगे नहीं चलेगा, ऐसा थोड़ी होता है, हमको ये सड़ा सा एक्सक्यूज नहीं सुनना। आप कहोगे सर बहुत डिफिकल्टी आ रही थी इसलिए हमने कोई पर्टिकुलर ऑडिट प्रोसीजर नहीं लगाई। हम कहेंगे हमें सुनना नहीं, ये सब घटिया रीजन हमको मत दो। डिफिकल्टी आ रही थी, टाइम नहीं था, जैसे बच्चे बोलते हैं ना हम पास क्यों नहीं हो पाए, 50 रीजन है आपके पास, ये सब मैटर नहीं करते बेटा, है ना। सो डिफिकल्टी थी, टाइम कम था, खर्चा ज्यादा आ रहा था, ये सब वैलिड बेसिस नहीं है इस बात के कि हमने किसी ऑडिट प्रोसीजर को ओमिट कर दिया, या फिर किसी ऐसे ऑडिट एविडेंस से संतुष्ट हो गए जो लेस देन परसुएसिव है, मतलब जो एक अच्छा एविडेंस नहीं है, नहीं चलेगा। इन सब पर करेक्ट इनकरेक्ट आते हैं बेटा, आप चेक करना, ये पॉइंट है, इस पर क्वेश्चन मिलेगा आपको अलग से, आपको इस पॉइंट पर क्वेश्चन मिलेगा, देखना आप जरूर देखना, है ना। फिर ऑडिट प्रोसीजर अप्लाइड टू फॉर्म एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ब्रिंग इंस्टांसेस ऑफ नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन। अगर आप ऑडिट प्रोसीजर लगाएंगे तो आपको एक और बड़ा फायदा ये होगा कि आपको पता चलेगा कि कौन कौन से नियम कानून है जिनकी अवहेलना हुई है। सो देखो मेरे हिसाब से इंपोर्टेंट क्या है, पहले आप ये वाला पूरा पार्ट लिखना, उसके बाद फिर आप ये इधर आना, ये लेस इंपोर्टेंट पार्ट है, तो ये बता देना, फिर ऐसे 200 वाली बात बता देना और फिर ये लिख देना, ठीक बात है। चाहो तो 2-4 ऑडिट प्रोसीजर के नाम भी लिख सकते हो, है ना, जो अपन ने यहाँ पर पढ़ी है ना, ये रैप, फैप, कंप्लायंस, सब्सटेंटिव, टेस्ट ऑफ डिटेल, एनालिटिकल, वाउचिंग, वेरिफिकेशन, ये है ना, ये सब। सो दिस वाज ऑल अबाउट ऑडिट प्रोसीजर्स एंड ऑडिट। चलो तो अब एक और इंपोर्टेंट मैटर पर डिस्कस करते हैं और ये है सरप्राइज चेक। बहुत ध्यान से, है ना, सुनने में बहुत आसान लगता है पर एग्जैक्टली पॉइंट ध्यान रखना बहुत डिफिकल्ट हो सकता है ना, इसलिए बहुत ध्यान से सुनना। सरप्राइज चेक क्या है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, उसके रिगार्डिंग क्या रिकमेंडेशन है वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ओवरऑल सरप्राइज चेक के जितने क्वेश्चन हैं वो फिर आप देख सकते हैं ना, तो ध्यान से सुनना क्या क्या लिखा है ना। सबसे फर्स्ट सरप्राइज चेक का नॉर्मल मीनिंग क्या होता है कि आप क्या करो, जैसे क्लाइंट है, आप क्लाइंट का ऑडिट करने जाते हो तो आप ना इरेगुलर टाइम पर चले जाओ, मतलब आप ऐसा फिक्स मत रखो कि हम हर एक मंडे को ही आएंगे या फ्राइडे को ही आएंगे, ऐसा फिक्स मत रखो। फिर जैसे एरिया है तो ऐसा है कि आप ऐसा मत करो कि आपने पहले ही से बोल के रखा है कि यार हम तो ईस्ट वाला रीजन ही चेक कर देंगे, हर बार वही चेक करते हैं, तो ऐसे में फिर सरप्राइज एलिमेंट बिल्कुल नहीं रहेगा, तो सामने वाला वही वाला पार्ट जो आप चेक करने वाले वो अच्छा रखेगा, स्ट्रॉन्ग रखेगा, बाकी सारे एरियाज में फ्रॉड करेगा, है ना। तो सरप्राइज देना मतलब कुछ अनएक्सपेक्टेड करते रहना चाहिए ऑडिट में, ताकि आपको सामने वाले की वीकनेसेस पता चलती रहे, है ना। जैसे कभी भी क्लाइंट के यहाँ ऑडिट करने पहुंच गए तो हो सकता है उसकी वीकनेसेस आपको मिल जाए देखने, है ना। ओके, अब स्पीड में पढ़ लेते हैं, देखो क्या है। दीज आर पार्ट ऑफ नॉर्मल ऑडिट प्रोसीजर, ध्यान से, कुछ अलग से नहीं है, कुछ स्पेशल नहीं है, जो नॉर्मली ऑडिट प्रोसीजर में हम करते हैं उसी का ही एक पार्ट है ये, है ना, कुछ एडिशनल वर्क नहीं है ना, हर कोई लगाता है, हर ऑडिटर करता है। फिर सिग्निफिकेंटली इंप्रूव द ऑडिट इफेक्टिवनेस, इससे ऑडिट की इफेक्टिवनेस
बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है सर? जब आपको सामने वाले की कमियां पता चल जाएंगी सरप्राइज चेक से, तो आप उस अकॉर्डिंग और अच्छा ऑडिट कर पाएंगे, है ना। फिर वेयर एवर प्रैक्टिकल, जब जहां जहां भी पॉसिबल हो, सरप्राइज शुड बी इनकॉर्पोरेटेड इन दी ऑडिट प्रोसीजर। जहां जहां भी पॉसिबल हो सरप्राइज चेक जरूर लगाना है। क्यों सर? क्यों? क्योंकि इससे ऑडिट की इफेक्टिवनेस बढ़ जाती है। ठीक है। सरप्राइज इन एन ऑडिट में बी बोथ इन रिगार्ड इंपोर्टेंट पॉइंट सरप्राइज चेक किन रिस्पेक्ट में लगाते हैं? अभी बताया था, टाइम के रिस्पेक्ट में, एरिया के रिस्पेक्ट में। हम बताएंगे नहीं हम कब आएंगे ऑडिट करने, कभी भी आ जाएंगे, या बोलेंगे कुछ और आएंगे कभी। एरिया, हम बोलेंगे हम ये एरिया चेक करने वाले, कोई दूसरा चेक कर लेंगे, है ना। सो सरप्राइज चेक किस रिगार्डिंग लगाया जाता है? इन रिस्पेक्ट ऑफ टाइम और इन रिस्पेक्ट ऑफ एरियाज, और बोथ, है ना। ओके, सही गलत पर क्वेश्चन आते हैं, करेक्ट इनकरेक्ट पर क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखिए, है ना। एक एक बात इंपॉर्टेंट है। और इस पार्ट को जो मैं अभी पढ़ा रहा हूं इसमें बहुत क्वेश्चन आए हैं रिसेंट, 2 अटेम्प्ट चेक करना, उसी में आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, है ना। फिर सरप्राइज चेक आर मेनली इंटेंडेड, मेन पर्पस क्या है सरप्राइज चेक का? टू असरटेन दी इंटरनल कंट्रोल की वीकनेस। इंटरनल कंट्रोल अच्छे से इफेक्टिवली काम कर रहा कि नहीं कर रहा, है ना। तो सबसे बड़ा पर्पस है सरप्राइज चेक लगाने का कि ये जानना कि उनका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम ढंग से काम कर रहा कि नहीं कर रहा। क्यों सर? क्यों पता करना है? इंटरनल कंट्रोल अच्छे से काम करेगा तो बुक्स ऑफ अकाउंट कम भी चेक करेंगे तो चलेगा, पर जिन जिन एरियाज में इंटरनल कंट्रोल वीक होगा तो उन एरियाज में हमको ज्यादा चेकिंग करना पड़ेगा, है ना। ओके। फिर सरप्राइज चेक कैन एक्सरसाइज गुड मोरल चेक ऑन द क्लाइंट स्टाफ। जब क्लाइंट के स्टाफ को पता होगा कि ऑडिटर कभी भी आ सकता है, तो ऑब्वियसली वो क्या करेगा? उसके ऊपर मोरल चेक लगा रहेगा कि यार हमको फ्रॉड नहीं करना, हमको गलतियां नहीं करना। ऑडिटर पकड़ लेगा हमारी मिस्टेक्स और फ्रॉड को, और फिर हमको पनिशमेंट मिलेगा, है ना। ओके। फिर इट हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग वेदर एरर्स और फ्रॉड एग्जिस्ट। सरप्राइज चेक से हमें पता चल जाता है, हम कभी भी अचानक से पहुंच जाते हैं तो हमें एरर्स का पता चल जाता है, फ्रॉड्स का पता चल जाता है ना। और अगर वो एग्जिस्ट करती हैं, अगर हमें पता चल गया कि एरर और फ्रॉड एग्जिस्ट करते हैं, तो हम उन्हें मैनेजमेंट को कम्युनिकेट कर देंगे। इससे होगा क्या? तो वो करेक्टिव एक्शन ले लेंगे। तो जो गलती बहुत बड़ी होने वाली थी वो बड़ी नहीं हो पाएगी, जल्दी पता चल जाएगी, तुरंत रिजॉल्व हो जाएगी, है ना। चलो एक बार स्पीड में बोले। सरप्राइज चेक नॉर्मल ऑडिट प्रोसीजर का ही एक पार्ट है, पार्ट ऑफ नॉर्मल ऑडिट प्रोसीजर। दूसरा, इससे ऑडिट इफेक्टिवनेस बढ़ जाती है, इसलिए जहां जहां संभव हो इसे लगाना चाहिए। सरप्राइज चेक टाइम और एरिया के रिस्पेक्ट में लगाया जाता है। इसका मेन पर्पस होता है इंटरनल कंट्रोल को चेक करना कि कितना इफेक्टिव है, उसकी क्या वीकनेसेस है। इससे मोरल चेक लग जाता है एम्प्लॉइज के ऊपर। फिर फ्रॉड एरर्स जल्दी पता चल जाते हैं, और पता चलने की वजह से हम क्या करते हैं? मैनेजमेंट को बता सकते हैं, और इस हिसाब से मैनेजमेंट करेक्टिव एक्शन भी ले सकता है। ठीक है। ओके। अब रिकमेंडेशंस की बात करते हैं। रिकमेंडेशन मतलब मैंडेटरी नहीं है, पर नॉर्मली ऐसा कहा जाता है कि आप ऐसा करेंगे तो अच्छा होगा। सो वो रिकमेंडेशंस है ना। क्या है रिकमेंडेशंस? देखो, डिजायरेबल पार्ट ऑफ ईच ऑडिट। भाई रिकमेंडेशन तो ये है कि हर ऑडिट में लगानी चाहिए, हर ऑडिट में लगानी चाहिए, क्योंकि इसके बहुत सारे फायदे हैं। अभी पढ़े ना, ऑडिट की इफेक्टिवनेस बढ़ जाती है, ये वो है ना। फिर कौन से एरियाज में लगाना ही है सरप्राइज चेक? मोस्ट इंपोर्टेंट बेटा, इस पर तो अलग से कितनी बार क्वेश्चन आ चुका है, केवल इतने से पार्ट पर, कि बताओ वो कौन कौन से एरियाज हैं जहां पर सरप्राइज चेक लगाना ही चाहिए। ध्यान से, है ना। सो कैश एंड इन्वेस्टमेंट, कैश और इन्वेस्टमेंट, देखो वहां सरप्राइज चेक ज्यादा लगाना चाहिए जहां पर प्रॉब्लम होने के चांसेस ज्यादा है। तो कैश में झोल बहुत ज्यादा होते हैं, इन्वेस्टमेंट में ये इनके पेपर वेपर में कोई भी इधर उधर कर सकता है ना। फिर स्टोर्स एंड इन्वेंट्री, कोई भी चोरी करके ले जाएगा, समझ रहे हो, बिल फ्रेज जैसी चीजें मिलती है देखने, क्योंकि छोटा मोटा इन्वेंट्री स्टोर रखा है वो कोई भी ले जाएगा। अभी कोई तुम्हारा प्लांट एंड मशीनरी उखाड़ के तो नहीं ले जाएगा ना यार, समझा कि नहीं समझा। फिर वेरिफिकेशन ऑफ बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री, अरे यार प्राइम एंट्री की बुक्स तो ढंग से चेक करनी ही पड़ेगी ना, उन पर तो सरप्राइज चेक लगाना पड़ेगा। क्यों? उसी से तो आगे की पूरे बुक्स ऑफ अकाउंट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनने हैं, सब गड़बड़ नहीं हो जाएगा। तो ये तो चेक करो यार ढंग से, है ना, इस पर तो सरप्राइज चेक लगाओ। स्टैट्यूटरी रजिस्टर, रे अगर स्टैट्यूटरी रजिस्टर की बात करें तो उसमें सब सारी नियम कानून रिलेटेड चीजें लिखी हैं। सोचो अगर कोई नियम कानून को फॉलो ना कर पाए तो क्या होगा, बताओ क्या होगा। हो सकता है एंटिटी बंद हो जाए, हो सकता है उसको बहुत बड़ा पनिशमेंट मिले, है ना। सो ये इंपोर्टेंट एरिया है, हाईली इंपोर्टेंट और रिस्की एरियाज, इंपोर्टेंट एंड रिस्की एरियाज हैं, तो इनमें तो हम लगाएंगे यार, इनमें हम सरप्राइज चेक लगाएंगे, है ना। सो रिकमेंडेशन तो ये है कि हर एक ऑडिट में
आपको सरप्राइज चेक लगाना ही है, और इन एरियाज में तो लगाना ही। कौन कौन से बोलो जल्दी? कैश इन्वेस्टमेंट, स्टोर्स इन्वेंट्रीज, है ना, छोटे छोटे एरियाज। फिर ये दोनों इंपोर्टेंट एरियाज हैं, ये रिस्की एरियाज हैं। कैश में चोरी हो सकता है, स्टोर्स इन्वेंट्री में चोरी बहुत होता है। इंपोर्टेंट क्या है? प्राइम एंट्री की बुक्स बहुत जरूरी है यार, पूरा सब आगे का सब गलत हो जाएगा अगर बेस गलत हुआ तो, है ना। और स्टैट्यूटरी रजिस्टर। फिर द फ्रीक्वेंसी ऑफ सरप्राइज चेक, अच्छा कितनी बार सरप्राइज चेक लगाना है, बताओ बताओ बताओ। डिसाइडेड बाय ऑडिटर, तुम कैसे बताओगे? ऑडिटर बताएगा ना वो तो, है ना। सो डिसाइडेड बाय ऑडिटर, बट शुड नॉर्मली बी एट लीस्ट वंस इन द कोर्स ऑफ एन ऑडिट। पर एक रिकमेंडेशन है यार कि एक ऑडिट में एक बार जरूर लगाना है। 100 बार लगाना कि 80 बार की 50 बार, ये ऑडिटर डिसाइड करेगा। पर रिकमेंडेशन ये है कि यार एक बार तो एक ऑडिट में लगानी चाहिए तो अच्छा रहता है ना। इससे बहुत ऑडिट की इफेक्टिवनेस बढ़ती है, फ्रॉड एरर पता चलते हैं, है ना, ये सब। फिर द रिजल्ट ऑफ सरप्राइज चेक, द रिजल्ट, इस पर क्वेश्चन आया है करेक्ट इनकरेक्ट का, ये भी चेक कर लेना आप। द रिजल्ट ऑफ द सरप्राइज चेक कम्युनिकेट टू द मैनेजमेंट इफ दे रिवील एनी वीकनेस इन इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, सुनना ध्यान से। बताओ, मैं एक ऑडिटर हूं, मैंने सरप्राइज चेक लगाया और मुझे उसका जो भी सरप्राइज चेक लगाया तो उसके कुछ रिजल्ट आए। बताओ वो मैनेजमेंट को बताऊंगा कि नहीं बताऊंगा? आंसर क्या है बताओ, बताऊंगा या नहीं बताऊंगा? जवाब है डिपेंड्स। डिपेंड्स मतलब अगर सरप्राइज चेक का जो रिजल्ट आया है उससे ऐसा कुछ पता चला है कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में वीकनेसेस हैं, तो ही हमें मैनेजमेंट को बताना है, अदरवाइज हमें नहीं बताना है। इसका मतलब ये हुआ कि क्या वेदर इन ऑल केसेस रिजल्ट्स ऑफ द सरप्राइज चेक शैल बी कम्युनिकेटेड टू मैनेजमेंट? आंसर है नो। इन ऑल सिचुएशन में ऐसा नहीं करना है, केवल तभी आपको सरप्राइज चेक के रिजल्ट मैनेजमेंट को कम्युनिकेट करना है जब इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में कोई वीकनेस मिली है। अगर नहीं मिली, सब ठीक मिला है, तो क्या बताना है? कुछ भी नहीं बताना है, ठीक है। फिर इंश्योर करना है कि मैनेजमेंट ने एडिक्वेट एक्शन लिया कि नहीं लिया। अब आपने बता तो दिया कि वीकनेस है, अब देखो उन्होंने एडिक्वेट एक्शन लिया कि नहीं लिया, है ना। फिर अगेन एक मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट जिस पर क्वेश्चन आया है करेक्ट एंड करेक्ट का, इट इज नॉट नेसेसरी in all cases for the result of the surprise check to be included in the auditor's report। तो ये भी जैसा फोर्थ पॉइंट था ना, उसी टाइप का कुछ है। मैं आपसे पूछता हूं, है ना, क्वेश्चन समझना। उन्होंने कैसे क्वेश्चन पूछा था? उन्होंने बोला था कि सरप्राइज चेक अपन ने लगाया, अब उसके कुछ रिजल्ट आए, तो क्या वो सारे रिजल्ट हमें ऑडिटर रिपोर्ट में लिखने ही पड़ेंगे? फिर से बोल रहा हूं, मैं ऑडिटर हूं, मैंने सरप्राइज चेक लगाया, उसके कुछ रिजल्ट आए, अच्छे बुरे जैसे भी आए, जो भी बातें मुझे पता चली, क्या उन सब बातों को मुझे ऑडिट रिपोर्ट में लिखना पड़ेगा? आंसर है नो। सब बातों को नहीं लिखना पड़ेगा, इन ऑल केसेस नहीं लिखना पड़ेगा। तो कब लिखना पड़ेगा सर? ध्यान से, बट इंक्लूड इफ दे आर मटेरियल एंड अफेक्ट ट्रू एंड फेयर व्यू। मतलब केवल वही मैटर, केवल वही रिजल्ट आपको ऑडिट रिपोर्ट में इंक्लूड करने हैं जो मटेरियल हैं और जो ट्रू एंड फेयर व्यू को अफेक्ट करते हैं। छोटी मोटी इममटेरियल बातों को ऑडिट रिपोर्ट में डालकर ऑडिट रिपोर्ट को ऐसा बल्कि बनाने का जरूरत नहीं है। समझा कि नहीं समझा, है ना। अब रीड कर देता हूं आपके लिए। इट इज नॉट नेसेसरी इन ऑल केसेस फॉर द रिजल्ट ऑफ द सरप्राइज चेक टू बी इंक्लूडेड इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट। ये जरूरी नहीं है कि हर केस में ऑडिटर रिपोर्ट में सरप्राइज चेक के रिजल्ट शामिल किए जाएंगे, बट इंक्लूड, पर शामिल करना है, इफ दे आर मटेरियल एंड अफेक्ट ट्रू एंड फेयर व्यू। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। अच्छा, एक और बात, पता है बच्चा कंफ्यूज कहां होता है? मान लीजिए वो ऐसे नहीं समझ पाता है कि उसको रिकमेंडेशन लिखना है कि ये वाला पार्ट लिखना है। तो देखो, मैं आपके लिए ये बोलता हूं कि अगर सरप्राइज चेक पर क्वेश्चन आए ना, तो पूरा मिला जुला कर लिख देना, कोई टेंशन नहीं है। आपको इतना डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं कि रिकमेंडेशन में क्या लिखना है और नॉर्मली क्या लिखना है। इतना लोड मत लो, जितना जो जो याद आ जाए वो सब लिख देना। ये पूरा उठाकर भी लिखो ना तो चलेगा, पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें जिनका ध्यान रखना, जैसे मैंने ये बताया, इस पर बिल्कुल सेपरेट क्वेश्चन आता है ना। और इस पार्ट पर कई सारे करेक्ट एंड करेक्ट भी बन रहे हैं, तो थोड़ा सा अलर्ट हो जाइए, है ना। ओके, ठीक है। चलो, तो अब बात करते हैं अपन ऑडिट प्रोग्राम के ऊपर, ठीक है। ऑडिट प्रोग्राम के ऊपर डिस्कशन करते हैं। ऑडिट प्रोग्राम यहां लिखा है, यहां पर क्या लिखा है? रोल ऑफ ऑडिट प्रोग्राम इन ऑडिट प्लान एंड परफॉर्मेंस। तो ऑडिट प्रोग्राम के बारे में जनरल डिस्कशन अगर लिखने आया तो वो, और रोल ऑफ ऑडिट प्रोग्राम क्या है? ऑडिट परफॉर्म करते समय, है ना, या ऑडिट की प्लानिंग में। देखो ऑडिट प्रोग्राम में क्या क्या लिखा है।
An audit program is a detailed plan of applying the audit procedure in the given circumstances with instructions for appropriate techniques to be adopted for accomplishing the audit objectives. इसको ऐसे समझिए आप कि आपका पर्पस क्या है। समझिए आपका पर्पस है ऑडिट का ऑब्जेक्टिव पा लेना। ऑडिट का ऑब्जेक्टिव मतलब कि एक रीजनेबल एश्योरेंस देना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट करते हैं या नहीं करते। तो इस ऑडिट के ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए आप क्या करते हो, एक डिटेल्ड प्लान बनाते हो। क्या बनाते हो, डिटेल्ड प्लान बनाते हो, ठीक है, जिसमें आप डिसाइड करते हो कि कौन कौन सी ऑडिट प्रोसीजर लगाना है, कौन कौन सी टेक्निक्स लगानी है, क्या इंस्ट्रक्शन हमें अपने अपने स्टाफ को देना है कि कैसी कोई ऑडिट टेक्निक या प्रोसीजर लगानी है। वो सब कुछ आ जाता है कहां पर, ऑडिट प्रोग्राम में। तो समझो ऑडिट प्रोग्राम पहली बात तो बहुत डिटेल्ड में होता है। सो इट इज अ डिटेल्ड प्लान, है ना, डिटेल में होता है ये। इसके अंदर क्या होता है, इंस्ट्रक्शन होते हैं कि कोई भी काम कैसे करना है, कौन सी ऑडिट टेक्निक लगानी है, ठीक है। और क्या होता है, ऑडिट प्रोसीजर कौन सी सर्कमस्टेंसेस में कौन सी लगानी है, वो सब ऑडिट प्रोग्राम में होता है, ठीक है। आप यूं समझ लीजिए कि ऑडिट प्रोग्राम में सब कुछ होता है। कौन सा काम कब करना है, कौन करेगा और कितने समय में उसको सबमिट करना है, कौन उस काम को सुपरवाइज करेगा, सब कुछ होता है ना। तो आप थोड़ा मन से भी लिख सकते हो। फिर इट इज फ्रेम्ड कीपिंग इन व्यू द नेचर, साइज एंड कंपोजिशन ऑफ द बिजनेस। बड़ी बात है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रोग्राम सारे ऑडिट्स के लिए एक कॉमन नहीं हो सकता। बोले एक बार ऑडिट प्रोग्राम बना लिया, कोई भी ऑडिट करने चले जाओ वही लगा देंगे, ऐसा नहीं होता है। क्यों, क्योंकि कोई एंटिटी का साइज बड़ा होगा, कोई छोटी होगी। तो डिपेंड करेगा कि किसके लिए कैसा हमें ऑडिट प्रोग्राम बनाना चाहिए। नेचर क्या है, सर्विस वाला ऑर्गेनाइजेशन है कि मैन्युफैक्चरिंग वाला है, इन सब पर डिपेंड करता है। So audit program is framed keeping in view the nature, size and composition of the business. फिर the audit program provides sufficient set of instruction, set of instruction होते हैं किसके लिए, audit team के लिए, कि कौन सा काम कैसे करना है, कब करना है, ठीक है। and also help to control the proper execution of the work. पूरा प्रॉपर एग्जीक्यूशन उसको कंट्रोल करने में मदद करता है। हमने बोला कि सुनो राम, तुमको ये काम 3 दिन के अंदर इस तरीके से करना है। अब मैं उसके वर्क को सुपरवाइज करते जाऊंगा, देखते जाऊंगा कि काम टाइमली हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जैसा बोला था वैसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सो यू कैन कंट्रोल द प्रॉपर एग्जीक्यूशन ऑफ द वर्क। फिर द प्रोग्राम में बी ऑल्टर्ड टू टेक केयर ऑफ सिचुएशन विच वर लेफ्ट आउट ओरिजिनली। जब प्रोग्राम बनाया था तब कुछ पर्टिकुलर बातें थी जो पता नहीं थी, इसलिए प्रोग्राम उस अकॉर्डिंग बनाया था। अब कुछ बातें पता चली हैं तो उनको ध्यान में रखते हुए प्रोग्राम को ऑल्टर भी करना है। फिर पीरियडिक रिव्यू करते रहना है ऑडिट प्रोग्राम का, टू असेस वेदर द सेम कंटिन्यूज टू बी एडिक्वेट। कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रोग्राम में जैसे चेंज होना चाहिए अकॉर्डिंग टू कंडीशंस एंड सर्कमस्टेंसेस, तो वैसे रिव्यू करता रहना है कि वो जो प्रोग्राम है वो अभी के हिसाब से एडिक्वेट है कि नहीं, है ना। सो समथिंग लाइक कि इसी के जैसा हो गया, मिलता जुलता है ना, कि अगर कुछ स्टार्टिंग में छूट गया था तो उसको ध्यान में रखते हुए ऑल्टर करो, और बीच में भी कुछ नई कंडीशन आई है जिसकी वजह से प्रोग्राम चेंज होना चाहिए, तो आप क्या करो कि अपना पीरियोडिक रिव्यू करते रहो, समय समय पर देखते रहो कि प्रोग्राम को ऑल्टर करने की जरूरत है या नहीं है, ठीक है। तो क्या क्या हो गया, ये डिटेल्ड प्लान ऑफ वर्क होता है, ठीक है। इसके अंदर इंस्ट्रक्शन होते हैं कि कौन सी ऑडिट टेक्निक लगानी है, कौन सी ऑडिट प्रोसीजर लगानी है। प्रोग्राम एंटिटी के नेचर, साइज एंड कंपोजिशन को ध्यान में रख के बनाया जाता है। इसमें इंस्ट्रक्शन होते हैं ऑडिट टीम के लिए ताकि प्रॉपर एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क हो सके। फिर अगर स्टार्टिंग में कुछ सिचुएशन छूट गई थी तो उनको भी कंसिडर करना है और अकॉर्डिंगली प्रोग्राम को ऑल्टर करना है। एंड फाइनली पीरियडिक रिव्यू करते रहना है प्रोग्राम का, ये चेक करने के लिए कि वो अभी के हिसाब से एडिक्वेट है कि नहीं है। फिर फाइनली फॉर द पर्पस ऑफ फ्रेमिंग एन ऑडिट प्रोग्राम, आपको कुछ पॉइंट ध्यान में रखने हैं ना, ये जनरल पॉइंट है, जनरल है ना, कोई फैक्टर वेक्टर नहीं, जनरल बातें हैं। जैसे ऑडिट ऑब्जेक्टिव, तो यार किसी चीज के लिए अपन जब प्लान या प्रोग्राम बनाते हैं नॉर्मल भी असल जिंदगी में, तो अपन ये जरूर सोचते हैं कि यार आपका पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव क्या है उस चीज को लेकर, है ना। हमेशा ध्यान रखिए, मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूँ कि यार ये पढ़ता मैं भी हूँ, पढ़ते आप भी हैं भाई, पर डिपेंड, मेरा पढ़ने का तरीका अलग है, तुम्हारा अलग, क्योंकि दोनों के ऑब्जेक्टिव अलग अलग हैं। फिर ऑडिट प्रोसीजर्स टू बी अप्लाइड, कौन सी प्रोसीजर लगानी है ये भी दिमाग में रखना है अपने को जब प्रोग्राम बना रहे हैं तो, है ना, क्योंकि वो सब लिखनी पड़ेंगी ना उसमें प्रोग्राम में।
एक्सटेंट ऑफ चेकिंग, ज्यादा चेकिंग करने वाले हैं या कम चेकिंग करने वाले हैं, अकॉर्डिंगली ऑडिट प्रोग्राम बनाएंगे हम, है ना। टाइमिंग ऑफ चेक क्या रहेगी, कितने समय के अंदर काम खत्म करना है, कितने बार कोई काम को चेक करना है, कितनी बार जाना है वहां पर, है ना, बहुत सारी बातें हैं। तो ये कुछ जनरल बातें हैं, ये पॉइंट ऐसा कोई बहुत स्पेशल पॉइंट नहीं है, जनरल बातें हैं कि जब आप प्रोग्राम बनाएंगे तो ऑडिट का ऑब्जेक्टिव ध्यान रखना, कौन सी प्रोसीजर्स लगानी है, कितनी चेकिंग करनी है, कब चेकिंग करनी है, तो ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब रोल ऑफ ऑडिट प्रोग्राम, मतलब एक तरीके से ऑडिट प्रोग्राम के फायदे होगा एक तरीके से, है ना, इन दी ऑडिट प्लान एंड परफॉर्मेंस। सबसे पहला, द ऑडिट प्रोग्राम लिस्ट डाउन द एरियाज ऑफ द ऑडिट बिफोर कमेंसमेंट। सबसे बड़ी बात, एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव हमें मिल जाता है। हमने एक पेज पर प्रोग्राम बनाया और लिख लिए कि यार ये 50 एरिया है जो हमें चेक करने हैं, समझ रहे हो। सो इट लिस्ट डाउन द एरियाज ऑफ ऑडिट बिफोर कमेंसमेंट, तो हमें पता चल जाता है कि चलो ये 50 एरिया चेक कर रहे हैं। ऑडिट टाइमिंग इज बिल्ट देयर, उसमें ये भी लिख लेंगे कि कौन सा काम कब तक खत्म करना है, परचेज कब तक, सेल्स कब तक, असेट कब तक, सैलरी कब तक, जो भी है ना। सो एक शेड्यूल बन जाता है इससे कि यार कब तक क्या क्या हमें खत्म करना है और ओवरऑल ऑडिट कब खत्म करना है। तो पहली बात, कौन से एरियाज चेक करने हैं, कब चेक करने हैं, फिर कौन चेक करेगा, स्टाफ, समझ रहे हो कितना डिटेल में होता होगा प्रोग्राम, सब कुछ, कौन कौन से एरिया चेक करने हैं, कब चेक करने हैं, कौन सा स्टाफ चेक करेगा वो भी स्पेसिफाई हो जाता है, कौन सी प्रोसीजर लगानी है, समझ रहे हैं आप। तो मतलब ऐसा समझो आप, एरियाज कौन से चेक करने हैं, टाइम कब चेक करना है, कौन चेक करेगा, समझ रहे हो, कैसे चेक करेगा, कौन सी ऑडिट प्रोसीजर लगाएगा, सब कुछ तो आ गया। फिर ये गाइडिंग चार्ट के रूप में एक्ट करता है, क्यों नहीं करेगा, सब तो लिखा है कि कौन से इंस्ट्रक्शन है, कौन सा काम कैसे करना, सब तो लिखा है। तो इट विल एक्ट लाइक अ गाइडिंग चार्ट, है ना, और चेकलिस्ट जैसे काम करेगा ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ ऑडिट। प्रोग्राम हाथ में लिए हैं, मिलाते जा रहे हैं, ये हो गया क्या, ये हो गया क्या, है ना, ये काम नहीं समझ में आ रहा कैसे करना, देखो प्रोग्राम में क्या लिखा है कि कैसे करना है ऐसे, है ना, सब कुछ। सिंस द स्टाफ इन चार्ज ऑफ ईच वर्क इज स्पेसिफाइड, आपने फिक्स कर दिया कि कौन सा काम किसे करना है, उसने साइन करा हुआ है प्रोग्राम में, तो इससे हम रिस्पॉन्सिबिलिटी असिस्टेंट की है जो फिक्स कर सकते हैं कि यार देखो ये इस पे तुम्हारा नाम लिखा है ना, तो हम तुमसे ही पूछेंगे, इसमें कुछ मिस्टेक हुआ तो तुम्हें बताना होगा। एक रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हैं, अकाउंटेबल ठहरा सकते हैं हम सामने वाले को। फिर द वर्किंग पेपर्स ऑफ द ऑडिट स्टाफ कैन बी रिव्यूड अगेंस्ट द ऑडिट प्रोग्राम। कैसे, ऑडिट प्रोग्राम में लिखा है कि कोई पर्टिकुलर जैसे कोई पर्टिकुलर एक्सपेंस है जिसको टेस्ट ऑफ डिटेल लगाना था, जिसको डिटेल में चेक करना था, अपन ने देखा कि ये आर्टिकल क्या कर रहा है, ये तो एनालिटिकल प्रोसीजर लगा रहा है, टाइम पास कर रहा है, वैसे चेक ही नहीं कर रहा जैसे प्रोग्राम में लिखा है, समझ रहे हो। तो उसकी वर्किंग पेपर देखेंगे और हम कहेंगे कि देखो प्रोग्राम में तो कुछ और ही लिखा है और तुम्हारी वर्किंग पेपर में तो देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम कुछ और ही कर रहे हो, है ना। सो वर्किंग पेपर्स कैन बी रिव्यूड अगेंस्ट द ऑडिट प्रोग्राम, है ना। फिर इट ऑल्सो हेल्प इन प्रिपेयरिंग अ डायरी ऑफ द परफॉर्मेंस एंड प्लान। आप एक डायरी बना सकते हो ओवरऑल उस पर्टिकुलर क्लाइंट की, जिसमें आपका सब कुछ हो जाएगा कि यार क्या क्या आपने करा है, वो सब कुछ अगर आपने प्रोग्राम अच्छे से बनाया है तो वो भी डायरी में लिखने लायक कंटेंट आपको प्रोवाइड कर देगा। और डायरी से फायदा हो जाता है कि यार आप कभी भी फिर दोबारा कभी भी देखना तो आपको एक जनरल आइडिया मिल जाता है, एक अच्छा सिस्टमेटिक काम हो जाता है। सो इट हेल्प्स इन प्रिपेयरिंग अ डायरी ऑफ द परफॉर्मेंस एंड प्लान। मैं बहुत ज्यादा किसी बात पर इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि आप भी समझते हैं अभी वक्त की नजाकत को, है ना, कि कितना टाइम है हमारे पास। ओके, सो ऑडिट प्रोग्राम क्या है और उसका रोल क्या है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आपको कुछ कंफ्यूजन हो तो आप दोनों को मिक्स भी कर दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इनमें कोई बहुत ज्यादा डिस्टिंक्शन करने की जरूरत नहीं है ना, सब एक ही बातें हैं। ऑडिट प्रोग्राम क्या है, उसके रोल क्या है, फायदे क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, सब जनरल बातें, ठीक है। अब चलो एक और क्वेश्चन है इसमें ऑडिट प्रोग्राम से रिलेटेड ही, तो वो भी साथ में बता देता हूँ। हाँ, बहुत शानदार क्वेश्चन है और ये आरटीपी के क्वेश्चन है, तो मैं ये भी कवर करना चाह रहा हूँ। ये आरटीपी का क्वेश्चन है और इसके अलावा ये भी आरटीपी का क्वेश्चन है, चेक कर लेना। तो ये दोनों क्वेश्चन भी ऑडिट प्रोग्राम से रिलेटेड है। देखो ऑडिट प्रोग्राम और यहाँ पर भी ऑडिट प्रोग्राम, तो ये बातें और यहाँ खत्म करेंगे तो ऑडिट प्रोग्राम आपका एकदम बढ़िया हो जाएगा, है ना। सो यहाँ पर क्या क्वेश्चन पूछा है,
वन ऑडिट प्रोग्राम एप्लीकेबल टू ऑल ऑडिट एंगेजमेंट। क्या कह रहे हैं, पगला गए हैं, कह रहे हैं एक ऑडिट प्रोग्राम हर ऑडिट एंगेजमेंट में लग जाएगा। ऐसा थोड़ी होता है यार, हर ऑडिट के लिए अलग से प्रोग्राम बनाना होता है ना। फिर भी पढ़ लेते हैं, उनकी बात गुस्सा नहीं करते हैं। वन ऑडिट प्रोग्राम एप्लीकेबल टू ऑल ऑडिट एंगेजमेंट अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस इज नॉट प्रैक्टिकेबल। अच्छा, वो भी यही कह रहे हैं कि भाई ऐसा नहीं होगा कि हर कंडीशन में हर ऑडिट करने में एक ही प्रोग्राम काम में आ जाएगा। बोले ऐसा प्रैक्टिकेबल नहीं है, आपको इसको एक्सप्लेन करना है। तो ये पूरा पैराग्राफ के फॉर्म में लिखा था, इसको सिस्टमेटिक बना दिया है और आपको बता देता हूं आपको लिखना क्या है ना। पहली बात हम कहेंगे, सुनो आप ठीक कह रहे हो, उन्हीं की बात को लिख देंगे, यस इट इज ट्रू दैट वन ऑडिट प्रोग्राम इज नॉट एप्लीकेबल इन ऑल ऑडिट एंगेजमेंट एंड इन ऑल सर्कमस्टेंसेस। ऐसा हम लिख देंगे कि हाँ ठीक है, आप ठीक कह रहे हैं। फिर क्या लिखेंगे कि इसलिए आप ठीक कह रहे हैं क्योंकि बिजनेसेस वेरी इन नेचर, साइज एंड कंपोजिशन। हर बिजनेस अलग अलग होता है, उसका नेचर, साइज, कंपोजिशन अलग अलग होता है। तो क्या होता है, वर्क विच इज सुटेबल टू वन बिजनेस मे नॉट बी सुटेबल टू अदर्स। कोई काम है, कोई तरीका है जो हम किसी एक बिजनेस में चेक करने में लगा सकते हैं पर दूसरे में नहीं लगा सकते, क्योंकि वो एकदम अलग टाइप का है। छोटे बिजनेस में चेकिंग करने का तरीका अलग होता है, हम हर चीज को चेक कर सकते हैं क्योंकि कम ट्रांजेक्शन। बड़े बिजनेस में अलग तरीके से होता है, सैंपलिंग भी लगानी पड़ेगी, कैट टेक्निक्स का भी यूज करना पड़ेगा, बहुत अलग बातें हो जाती है। So since businesses vary in nature, size and composition, तो work which is suitable to one business may not be suitable to दूसरा business, है ना। ओके फिर efficiency and operation of internal control। बड़ी बात, इंटरनल कंट्रोल हर जगह एक साथ थोड़ी ना होगा भाई। हम इंटरनल कंट्रोल की इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी को ध्यान में रखते हुए अपना प्रोग्राम बनाते हैं। अब इंटरनल कंट्रोल की हालत तो सब जगह अलग अलग होगी, तो फिर प्रोग्राम भी तो अलग अलग बनाना चाहिए, है ना। सो प्रोग्राम अलग अलग क्यों बनाना चाहिए, क्योंकि सब जगह के इंटरनल कंट्रोल अलग टाइप के होते हैं ना। So efficiency and operation of internal control and the exact nature of the services to be rendered by the auditor are the other factors that vary from assignment to assignment। समझो, इंटरनल कंट्रोल की एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस तो अलग अलग होती ही है। एक ये हो गया, तो मेरे हिसाब से फर्स्ट हो गया ये, सेकंड हो गया इंटरनल कंट्रोल, और थर्ड पता है अपन क्या कहेंगे, ये वाली बात। कौन सी वाली बात, कि देखो हर क्लाइंट को अलग अलग टाइप की सर्विसेज चाहिए हो सकती है। उनके बीच में जो लेटर ऑफ एंगेजमेंट साइन होता है या जो भी अग्रीमेंट साइन होता है ऑडिटर और क्लाइंट के बीच में, तो कई बार ऐसा होता है कि हर क्लाइंट की अपनी अलग अलग रिक्वायरमेंट हो सकती है, अलग अलग टाइप की सर्विसेज हैं दैट क्लाइंट में रिक्वायर। तो उस अकॉर्डिंग हमें ऑडिट करना है, तो उस अकॉर्डिंग हमें ऑडिट प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। तो तीन बातें हैं, ऑर्गेनाइजेशन नेचर, साइज और कंपोजिशन में अलग अलग होते हैं, तो उन पर एक प्रोग्राम सूटेबल नहीं होगा। दूसरा, हर ऑर्गेनाइजेशन की कंट्रोल्स की स्थिति अलग अलग होती है, तो उन पर एक ऑडिट प्रोग्राम नहीं बनाया जा सकता। तीसरा, हर क्लाइंट की सर्विसेज जो से ऑडिटर से चाहिए वो अलग अलग हो सकती हैं, तो फिर हमें प्रोग्राम भी उसको उस अकॉर्डिंग बनाना पड़ता है। फोर्थ, on account of such variation evolving one audit program applicable to all business under all circumstances not practicable। तो ये तो वही बात बता दी कि नहीं है संभव, है ना। फिर अब ये कुछ अच्छा पॉइंट लिखा है, देखो, however it becomes a necessity to specify in detail in the audit program the nature of work to be done so that no time will be wasted on matters not pertinent to the engagement and any special matter or any special situation can be taken care of। इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने शुरुआत के 3 पॉइंट में बेटा ये बताया कि क्यों प्रोग्राम हर कंडीशन में एक जैसा नहीं हो सकता है, ठीक है। क्यों ऑडिट प्रोग्राम हर एक ऑडिट एंगेजमेंट में, हर एक कंडीशन में एक जैसा क्यों नहीं हो सकता, ठीक है। और एक पॉइंट में उन्होंने ये भी बताया है कि क्या एक जैसा हो सकता है। समझो, ये पॉइंट हर बच्चा भूल जाएगा, मैं आर बना रहा हूं, ये ध्यान नहीं रहेगा। तो इसको ऐसे ध्यान रखो कि एक बात ऐसी भी है जो हर प्रोग्राम में कॉमन होनी चाहिए, किसी भी सर्कमस्टेंसेस में या किसी भी ऑडिट एंगेजमेंट में एक पॉइंट कॉमन रहेगा। वो क्या है, आपको डिटेल में लिखना है ऑडिट प्रोग्राम में कि किस नेचर ऑफ वर्क है, किस नेचर ऑफ वर्क है जो आप करने वाले, कौन से नेचर ऑफ वर्क को आप परफॉर्म करने वाले। क्यों, क्योंकि उसी तरीके से फिर आपका ऑडिट आगे बढ़ता है ना। सो नेचर ऑफ वर्क एकदम क्लियरली लिख लेना कि हमें क्या क्या कवर करना है। ये जरूर हर प्रोग्राम की कॉमन बात होगी, चाहे वो कोई भी ऑडिट हो। इससे ये फायदा हो जाता है कि टाइम वेस्ट नहीं होता है। देखो, जब तक आपकी ऑब्जेक्टिव में क्लैरिटी नहीं होती ना, तो फिर आप अननेसेसरी फालतू चीजों में टाइम गवा देते हो, है ना। तो अगर आप अपना टाइम बचाना चाहते हो तो एकदम क्लियरली प्रोग्राम में डिटेल में लिखना कि किस नेचर ऑफ वर्क को आप परफॉर्म करने वाले हैं। और अगर कोई स्पेशल मैटर है, कुछ भी स्पेशल थिंग है, स्पेशल सिचुएशन है, तो उसको थोड़ा सा केयर करना, उसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ये हर प्रोग्राम में आपको करना है ना। सो ये हर प्रोग्राम में कॉमन बातें हैं और
ऊपर अपन ने 3 वो बातें पढ़ी जो मतलब जिनकी वजह से हम एक प्रोग्राम नहीं बना सकते हर केस में, है ना। ओके, मेरे हिसाब से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आरटीबी का क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देख लेना। अब special point you would keep in mind for the purpose of construction of audit program। जब आप ऑडिट प्रोग्राम बनाएंगे तो कौन सी बातें आपको ध्यान में रखनी है, कौन से फैक्टर हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। अब कोई बोलने लगा, किसी का हमारे पास डाउट आया, बोले सर ये जो आप बोल रहे हो ये यहां से मिलता जुलता है। बोले देखो ये 4 पॉइंट आपने बताए थे कि जब आप ऑडिट प्रोग्राम फ्रेम करोगे तो ये पॉइंट भी ध्यान में रखना है। तो बोले दोनों में अंतर क्या है? अरे ये कुछ नहीं, इसको काटो, ये जनरल बातें हैं, एवं ही लिखा है, मैंने इनको पॉइंट में लिख दिया है, कुछ नहीं है, ये जनरल बात है कि ठीक है ऑब्जेक्टिव प्रोसीजर ध्यान, ये कुछ स्पेसिफिक नहीं है ना। तो अगर कभी आए कि ऑडिट प्रोग्राम बनाते समय, कंस्ट्रक्ट करते समय कौन से पॉइंट या कौन से फैक्टर ध्यान में रखने, तो आपको ये वाले लिखने हैं, है ना। ओके, तो प्रोग्राम बनाते समय कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी, सुनिएगा। स्टे विद इन द स्कोप एंड लिमिटेशन ऑफ द असाइनमेंट। देखो यार, ऑडिट प्रोग्राम बना रहे हो तो उसमें लिखोगे क्या करना क्या नहीं करना, तो इसके पहले ये देख लो ना कि आपकी स्कोप लिमिटेशन क्या है। मतलब सिंपल शब्दों में लेटर ऑफ एंगेजमेंट उठा लो। लेटर ऑफ एंगेजमेंट मतलब एक तरीके से ऑडिटर और क्लाइंट के बीच का एक अग्रीमेंट, जिसमें लिखा हुआ कि ऑडिटर को क्या 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 करना पड़ेगा, क्या क्या नहीं करना है, क्या क्या उसके स्कोप के अंदर है, क्या क्या उस पर लिमिटेशन लगाई, सब कुछ उसी हिसाब से तो प्रोग्राम बनेगा। तो जब भी प्रोग्राम बनाओ, स्टे विद इन इसके अंदर रहना है, द स्कोप एंड लिमिटेशन ऑफ द असाइनमेंट, ठीक है। दूसरा, डिटरमिन द एविडेंस रीजनेबली अवेलेबल। प्रोग्राम में ये भी लिख लेना, प्रोग्राम में ये भी लिख लेना या ये बात भी दिमाग में रख लेना प्रोग्राम बनाते समय कि कौन कौन से एविडेंस हैं जो वहां पर हमें मिलेंगे। जब हम ऑडिट करने जाएंगे तो अपने आर्टिकल को बता देंगे कि देखो तुम परचेज चेक करोगे ना, तो वहां पर ये टाइप के एविडेंस मिल सकते हैं तुम्हारे लिए, पर तुम्हें क्या आइडेंटिफाई करना है कि उनमें से बेस्ट एविडेंस कौन कौन से हैं। तो हम बता देंगे देखो परचेज से रिलेटेड ये 10 टाइप के एविडेंस तुम्हें मिल सकते हैं, पर उनमें ये 3 शुरू के हैं जो ये बेस्ट होते हैं, तो तुम्हें इनको आइडेंटिफाई करना है, इनको कलेक्ट करना है ना। तो यही सब तो इंस्ट्रक्शन है जो हम ऑडिट प्रोग्राम में देते हैं अपने असिस्टेंट के लिए, अपने स्टाफ के लिए, है ना। फॉर डिराइविंग द नेसेसरी सेटिस्फैक्शन, सो डिटरमाइन द एविडेंसेस रीजनेबली अवेलेबल देयर एंड आइडेंटिफाई द बेस्ट एविडेंसेस, ठीक है। तीसरा, अप्लाई ओनली दोज स्टेप्स एंड प्रोसीजर्स विच आर यूजफुल। क्या कह रहे हैं, प्रोग्राम बनाते समय ध्यान रखना कि केवल वही स्टेप और प्रोसीजर यूज करना विच आर यूजफुल इन अकम्प्लिशिंग द वेरिफिकेशन पर्पस इन स्पेसिफिक सिचुएशन। एकदम टाइम पास बोल दिया। बोले यार वही तौर तरीके लगाना, वही स्टेप, वही प्रोसीजर लगाना जो यूजफुल हो आपकी स्पेसिफिक सिचुएशन के हिसाब से, अपने वेरिफिकेशन पर्पस को पाने में जो हेल्प करें आपकी। ऐसा हो गया कि वही काम करो जो आपके ऑब्जेक्टिव को पूरा करने में मदद करें। जैसे कि तुम अभी मोबाइल चला रहे हो या कुछ और टाइम पास कर रहे हो, तो मैं कहूंगा कि तुमको अगर एग्जाम निकालना है, तुम्हारा ये ऑब्जेक्टिव है ना, तो ये फालतू काम मत करो, मोबाइल की जगह किताब उठा लो और पढ़ो। ये ऐसी बात हो गई, है ना। फिर कंसिडर ऑल पॉसिबिलिटीज ऑफ एरर्स। बहुत अच्छी बात बोली है। तो भाई जब प्रोग्राम बना रहे हो तो दिमाग में रख लो कि क्या क्या किस किस टाइप की एरर हो सकती है, तो बढ़िया प्रोग्राम आप बना पाएंगे उन सारी एरर्स की सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए। फिर फाइनली, कोऑर्डिनेट द प्रोसीजर्स टू बी अप्लाइड टू रिलेटेड आइटम्स। कौन से आइटम पर कौन सा प्रोसीजर, एक्सपेंस में सैलरी है, सैलरी के लिए कौन सा प्रोसीजर, समझा कि नहीं समझा, सैलरी के लिए कौन सा ऑडिट प्रोसीजर, फिर स्टेशनरी के लिए कौन सा ऑडिट प्रोसीजर, फिर एडमिन एक्सपेंस के लिए कौन सा ऑडिट प्रोसीजर, समझ रहे हो। कौन से आइटम पे कौन सा प्रोसीजर, वो आपको कोऑर्डिनेट कर देना है, समझा कि नहीं समझा। ये भूलने की संभावना है और आरटीपी क्वेश्चन है, कोई गलती नहीं होना चाहिए। प्रोग्राम बनाते समय ध्यान रखना कि स्कोप और लिमिटेशन के दायरे में रहना, वही लिखना प्रोग्राम में जो आप कर सकते हैं, ठीक है। कौन कौन से एविडेंस वहां पर मिलेंगे, उसमें से बेस्ट क्या होंगे, सब लिख लो। सब कंस्ट्रक्शन मतलब प्रोग्राम कंस्ट्रक्ट करते समय दिमाग में रखना। फिर कौन कौन सी टाइप की एरर्स हो सकती हैं, ठीक है। फिर कौन से आइटम पे कौन सी प्रोसीजर लगाओगे वो, और फिर वही स्टेप प्रोसीजर यूज करना जो यूजफुल हो आपके वेरिफिकेशन पर्पस को पूरा करने के लिए, समझा कि नहीं समझा। ये हो गया आपका कि कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑडिट प्रोग्राम करते समय कौन से पॉइंट या फैक्टर्स जो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अच्छा, एक और पॉइंट है जो ऑडिट प्रोग्राम से ही रिलेटेड है ना, और मोस्ट इंपोर्टेंट है, डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑडिट प्रोग्राम। तो टोटल 4 डिसएडवांटेजेस हैं ऑडिट प्रोग्राम के, है ना। बहुत ध्यान से सुनना, 2 मिनट में याद भी हो जाएगा आपको, है ना। फर्स्ट, द वर्क में बिकम मैकेनिकल एंड मोनोटोनस। जो यहां नहीं लिखा है आप लिखेंगे, द वर्क में बिकम मैकेनिकल एंड मोनोटोनस।
क्यों? क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि इंसान एग्जैक्टली वैसे ही काम करता जाता है जैसा प्रोग्राम में लिखा है, जबकि वो उससे बेटर कर सकता है ना। अब देखो ना, जैसे मान लो मैंने किसी को कुछ काम करने को बोला, अगर मैं साथ में उसको बता दूं कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो रियली वो बहुत अच्छे से काम करेगा। पर अपन क्या कर रहे हैं, अपन ने बस उसको बोल दिया कि ये काम ऐसे करना है जैसा इसमें लिखा है, तो फिर कई बार वो उतने अच्छे से नहीं कर पाता क्योंकि उसको नहीं पता कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है ना। सो द वर्क में बिकम मैकेनिकल एंड मोनोटोनस, है ना, एंड प्रोग्राम में बी कैरिड आउट विदाउट एनी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ द होल ऑडिट स्कीम या ऑब्जेक्टिव। बिना ऑब्जेक्टिव को समझे बस जो प्रोग्राम में लिखा है वो करे जा रहा है, वो तो वर्क एकदम जैसा मशीन कैसे काम करती ना। अभी मशीन में फीड कर दिया ना कि 2 into 2 4 होना है ना, तो बस वो बस वैसा करता है वो, लेकिन अपन तो इंसान है ना यार, तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना। सो समटाइम्स वर्क में बिकम मैकेनिकल एंड मोनोटोनस एंड द प्रोग्राम में बी कैरिड आउट विदाउट एनी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ द होल ऑडिट स्कीम। ठीक है। ऐसा हो जाता है कि काम मशीनों जैसा करने लगता है इंसान, जब केवल वो प्रोग्राम को देखकर चलता है, तो है ना। द प्रोग्राम ऑफन टेंड्स टू बिकम रिजिड एंड इनफ्लेक्सिबल, मतलब पता चला क्लाइंट की बिजनेस लाइन ही चेंज हो गई, उसके ऑपरेशंस ही चेंज हो गए, पर हमारा ओल्ड प्रोग्राम ही कंटिन्यू चल रहा है, क्योंकि नॉर्मली हम ठीक है उसको उतना ध्यान नहीं देते कि ठीक है प्रोग्राम ही तो है, हो गया, बना दिया, उसको चेंज ही नहीं कर रहे हैं, कई सालों तक वही प्रोग्राम चला रहे हैं, है ना। ये भी इसकी एक लिमिटेशन है। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा थोड़ी होता है, हम तो चेंज कर लेंगे ना, अरे तो एक जबरदस्ती की लिमिटेशन है, जो लोग नहीं करते उनके लिए लिमिटेशन है कि सम टाइम प्रोग्राम में टेंड्स टू बी रिजिड एंड इनफ्लेक्सिबल, प्रोग्राम एकदम रिजिड और इनफ्लेक्सिबल हो जाता है। वी डोंट इवन कंसिडर कि क्लाइंट का बिजनेस लाइन या ऑपरेशन लाइन चेंज हो गया है, तो वो सब कंसिडर करना चाहिए, नहीं तो प्रोग्राम एकदम ऐसा हो जाएगा कि जैसा नॉर्मली होता है वो इनफ्लेक्सिबल रह जाता है, कोई चेंज नहीं करते हम उसमें, है ना। फिर दो पॉइंट है असिस्टेंट से रिलेटेड, किससे रिलेटेड है बताओ बताओ, असिस्टेंट। देखो असिस्टेंट, असिस्टेंट असिस्टेंट दो टाइप के होते हैं, सुनो सुनो, दो टाइप के होते हैं। एक होता है नालायक, इनएफिशिएंट असिस्टेंट, एक होता है अच्छे लेवल का असिस्टेंट। समझ रहे हो, मतलब जो स्किल्ड असिस्टेंट है, जो एकदम लेवल वाला पर्सन है, तो समझ रहा हूं। इनएफिशिएंट असिस्टेंट में टेक शेल्टर behind the program, that is defend deficiencies in their work on the ground that no instruction in the matter is contained therein। जो नालायक असिस्टेंट होंगे ना, वो जानबूझकर कोई काम नहीं करेंगे, और जब मैं पूछूंगा कि क्यों तुमने ये काम क्यों नहीं करा, तो बोले ये तो प्रोग्राम में लिखा ही नहीं था। मतलब वो प्रोग्राम की वीकनेसेस की हेल्प से अपने आप का बचाव करते हैं, उसको शेल्टर के रूप में यूज करते हैं। जैसे कोई भी काम में अपन ने बोल दिया कि यार ये काम करके दे दो, अब उसने वो काम कर लिया, मैं 10 दिन बाद पूछ रहा कि क्यों वो हो गया, तो बोले सर हो गया, तो हमने कहा बताया क्यों नहीं, बोले प्रोग्राम में कहाँ लिखा था कि बताना है। तो हम कहेंगे मतलब वो तो गलत ही है ना यार, गड़बड़ है ना। तो इनएफिशिएंट असिस्टेंट में टेक या फिर में यूज इट एज शेल्टर ऑन द ग्राउंड दैट नो इंस्ट्रक्शन वाज देयर इन द प्रोग्राम, है ना। ओके। फिर अगर कोई हार्ड एंड फास्ट ऑडिट प्रोग्राम है, हार्ड एंड फास्ट मतलब कोई चेंज नहीं होगा, जैसा लिखा है वैसे ही करना पड़ेगा, अपन ने ऐसा बोल के रखा है, तो जो स्किल्ड असिस्टेंट है, जो काबिल असिस्टेंट है, उसकी जो इनिशिएटिव है, उसकी जो क्रिएटिविटी है, वो किल हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। और सही भी तो है यार। कोई इंसान है, अभी तुम्हारे जैसा कोई होशियार बंदा होगा, उसको सब आता है, बेहतरीन उसको काम भी आता है, उसने अच्छा पढ़ रखा है, तो वो हो सकता है बहुत और किसी अच्छे तरीके से ऑडिट कर सके, पर नहीं, उसकी क्रिएटिविटी, उसकी इनिशिएटिव की कोई वैल्यू नहीं। क्यों? क्योंकि उससे बोला गया कि जो प्रोग्राम में लिखा है वो करो, तो उस बेचारे के इनिशिएटिव तो किल हो गए ना यार, क्रिएटिविटी तो खत्म हो गई ना, है ना। अभी रिकॉल करते हैं, वर्क मैकेनिकल और मोनोटोनस बन जाता है क्योंकि बिना ऑडिट के ऑब्जेक्टिव को समझे हम बस प्रोग्राम की बातों को फॉलो करते हैं। फिर कई बार प्रोग्राम रिजिड और इनफ्लेक्सिबल बन जाता है जबकि क्लाइंट की बिजनेस लाइन चेंज हो गई है। फिर इनएफिशिएंट असिस्टेंट इसे शेल्टर के रूप में यूज करता है इस ग्राउंड के आधार पर कि प्रोग्राम में कोई इंस्ट्रक्शन नहीं थे। फिर अगर एक हार्ड एंड फास्ट प्रोग्राम है तो वो एक एफिशिएंट असिस्टेंट के इनिशिएटिव को क्या कर सकता है, किल कर सकता है। ठीक है, ओके। यहाँ पर ऑडिट प्रोग्राम वाली बातें तो सारी खत्म हो जाती हैं। अच्छा, एक रिक्वेस्ट है, आप मेरी ये वीडियो ना गलती से भी स्पीड बढ़ाकर मत देखना, है ना। मैं वैसे ही बहुत फास्ट बोल रहा हूँ, आप आराम से हिम्मत जुटाकर एक बार सुन लीजिए, आपका बेहतरीन काम हो जाएगा। फिर आप दोबारा पढ़ते रहना अपने हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं जाएगी, है ना। ओके, चलो अब एक अगली मैटर पर डिस्कशन करते हैं। देखो क्या लिखा है, प्रिकॉशंस व्हाइल अप्लाइंग टेस्ट चेक टेक्निक। जब आप टेस्ट चेक टेक्निक लगा रहे हैं तो कौन सी सावधानी, कौन सी प्रिकॉशंस से जो आपको रखने हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट लिखे हुए हैं, पर मैं इनको
मैंने अपने तरीके से सिस्टमेटिक फॉर्म में यहाँ पर लिख रखा है, मैं वहां से समझा दे रहा हूँ, आप एक बार रीड करके देख लेना, आपको एकदम बढ़िया समझ में आ जाएगा, है ना। मैंने क्या करा है, शॉर्ट में लिख दिया है, प्लस सीक्वेंस चेंज कर दिया है, तो मैं याद भी करा दूंगा आपको अभी के अभी, है ना। देखो, टेस्ट चेक मतलब कोई भी ऑडिटर इन जनरल कभी भी 100% चेकिंग नहीं करता है। तो क्या करता है, वो टेस्ट बेसिस पर कुछ ट्रांजेक्शन चेक करता है। ये एक क्लियर है सबको, है ना, कि ऑडिटर टेस्ट बेसिस पर ही ऑडिट करता है। कंप्लीट ऑडिट संभव नहीं होता, क्योंकि कुछ इनहेरेंट लिमिटेशन होती है ऑडिट की, टाइम कम होता है या स्टाफ कम होता है, रिसोर्सेज कम होते हैं, है ना, ये सब। तो फिर क्या करना है, अब इसको मेरे तरीके से सुनना है ना, कि जब आप टेस्ट चेकिंग ही कर रहे हो, एक तो आप पूरी चेकिंग कर नहीं रहे हो, जब टेस्ट चेकिंग ही कर रहे हो तो सुनो क्या करना, पहले सारी ट्रांजेक्शन की ग्रुपिंग कर लेना, क्लासिफाई कर लेना, स्ट्रेटिफिकेशन जैसा आपने सुना होगा। और ऐसा तब करना है जब बहुत ज्यादा वेरिएशन हो ट्रांजेक्शंस में। जैसे ट्रांजेक्शन 25, ऐसा मान लो आपकी 500 रुपए से लेकर 5 लाख तक के ट्रांजेक्शन है, तो पहले ऐसा करो कि उनको क्लासिफाई कर लो। जैसे 500 से लेकर 5000 तक के, 5000 से लेकर 25000 तक के, 25000 से 50000, 50000 से 1 लाख, ऐसे क्लासिफाई कर लेना। समझे बात को। अगर अगर आप क्या करोगे, पूरे 5 लाख तक के ट्रांजेक्शन जो 500 से 5 लाख हैं, उनमें से डायरेक्टली कोई भी ट्रांजेक्शन उठा लोगे चेकिंग करने के लिए, तो हो सकता है बहुत छोटी छोटी ट्रांजेक्शन आप चेकिंग करने में लगे रहो, बड़े ट्रांजेक्शन स्किप हो जाए, है। तो ध्यान रखो, पहले ट्रांजेक्शन को ग्रुपिंग कर लेना, उनको क्लासिफाई कर लेना एक रेंज में, है ना। हालांकि ऐसा करने की जरूरत नॉर्मली तब पड़ती है जब वेरिएशन बहुत ज्यादा। अब मान लीजिए सारे ट्रांजेक्शन 5000 से 10,000 के बीच में है, तो सब चलता है, पर नॉर्मली ऐसा होता नहीं है ना। सो पहला काम हो गया, ट्रांजेक्शन को क्लासिफाई कर लिया, ग्रुपिंग कर ली। फिर इंटरनल कंट्रोल को चेक कर लेना, देख लेना उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या है, कौन से एरिया में अच्छा है, कौन से एरिया में खराब है, क्या है, सारी बातें इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की समझ लेना। क्यों सर, क्यों समझना है, क्योंकि आप टेस्ट चेक कर रहे हो। तो सर, तो बताता हूं क्यों। क्योंकि आपको यह भी तो डिसाइड करना है कि नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन कितने सेलेक्ट करने हैं। मतलब, अच्छा सुनो, पहले समझा देता हूं, फिर सीक्वेंस आपको सेट कर दूंगा, है ना। तो समझना, जब आप टेस्ट चेक ही कर रहे हो तो पहले ट्रांजेक्शन की ग्रुपिंग कर लो, फिर इंटरनल कंट्रोल को चेक कर लेना। इंटरनल कंट्रोल को चेक कर लेना कि वो कैसा है, क्यों, क्योंकि देखना, अगर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बहुत शानदार होगा तो फिर आप 1 लाख में 10,000 ट्रांजेक्शन चेक करोगे तो भी चलेगा। पर अगर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बहुत घटिया है तो फिर तो आपको ट्रांजेक्शन ज्यादा चेक करने पड़ेंगे ना। तो समझ रहे हो आपको क्यों इंटरनल कंट्रोल चेक करना पड़ता है, क्योंकि आप टेस्ट चेक लगा रहे हो, पूरी चेकिंग करते तो मत करो, इंटरनल कंट्रोल चेक चलेगा, है ना। फिर तो आपको ये भी डिसाइड करना है कि कितने ट्रांजेक्शन आपको सिलेक्ट करने हैं, क्योंकि उन्हीं को, जिनको सिलेक्ट करोगे उन्हीं को इन डेप्थ में चेकिंग करोगे, है ना। तो ये भी आपको करना है अगर आप टेस्ट चेक लगा रहे हो तो। अगर सारे ट्रांजेक्शन चेक कर रहे होते तो ये बात सोचने की जरूरत नहीं थी कि कितने ट्रांजेक्शन चेक करने हैं, ऑब्वियसली सारे ही करने हैं, है ना। फिर जब आप सिलेक्शन करेंगे 1 लाख में से, सपोज आपने सोचा कि हमें 10,000 ट्रांजेक्शन चेक करना है, तो आप सिलेक्शन करोगे 1 लाख में से 10,000 का, तो वो सिलेक्शन अनबायस्ड होना चाहिए, बिल्कुल रैंडम तरीके से होना चाहिए, है ना। फिर अब सिंस आप टेस्ट चेक कर रहे हो, तो प्लीज ढंग से चेक करना, गहराई में चेक करना, डेप्थ में चेक करना, मतलब बिगनिंग टू एंड ट्रांजेक्शन को चेक करना। अरे 1 लाख में 10,000 ही चेक कर रहे हो तो ढंग से कर लो ना यार, हर ट्रांजेक्शन को शुरुआत से एंड तक करो ना, कम ही तो कर रहे हो। जैसे आपसे बोलता हूँ कि कम पढ़ रहे हो ना, तो कम से कम ढंग से पढ़ लो, है ना। फिर डिसाइड करना है, टेस्ट चेक अगर लगा रहे हैं तो, कि व्हाट कॉन्स्टिट्यूट मटेरियल और इमटेरियल, बिकॉज समझना, आपको देखना है कि कौन कितना एरर होगा तो वो मटेरियल होगा, कितने का एरर होगा तो वो इमटेरियल होगा, ये आपको डिसाइड करना है। क्यों, क्योंकि अगर कुछ मटेरियल हुआ तो आपको इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने 10,000 ट्रांजेक्शन चेक करे, उसमें आपको सपोज 50 ट्रांजेक्शन गलत मिले, तो आप कहोगे ठीक है 10,000 में 50 चलता है, ठीक है जाने दो, आप इन्वेस्टिगेशन नहीं करोगे कि छोटी मोटी बातें हैं ना। पर 10,000 में 3,000 मिली तो फिर तो सोचोगे ना। सो आपको डिसाइड कर लेना है कि कितना तक मिस्टेक होगा तो उसको मटेरियल मानेंगे, कितना होगा तो उसको मटेरियल मानेंगे, है ना। रिगार्डिंग माय पॉइंट, ओके। फिर ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि डिसाइड कर लेना कि वो कौन से एरिया से जिनमें टेस्ट चेक टेक्निक लगानी ही नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, क्या मतलब सर, अरे क्लाइंट के पास 5 फिक्स एसेट है 2-2 करोड़ की, 2 या 3 या 4 करोड़ की, तो क्या ऐसा करोगे 5 में से चलो एक काम करते 2 चेक कर लेते हैं, नहीं, खतरनाक एरिया, इसमें टेस्ट चेक नहीं लगाना। 4 तो आइटम है, वो भी बड़े बड़े, सारे चेक करो। समझ रहे हो, कैश की चेकिंग की बात आई, नहीं रिस्क एरिया है, पूरा चेकिंग करना है, तो ऐसे चलता है। ठीक है, अब याद कैसे रहेगा समझना। अगर आप टेस्ट चेक लगा रहे हो तो पहले सारे ट्रांजेक्शन को क्लासीफाई कर लो एक रेंज में, ठीक है। फिर क्या करो, अब रेंज में क्लासीफाई कर लिया आपने, है ना, स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग आपको याद होगा। फिर क्या करना है आपको,
इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को चेक कर लेना है, देख लेना है कि वो उसकी स्ट्रेंथ वीकनेस क्या है, कितना मजबूत है वो, और उसके अकॉर्डिंग ये डिसाइड कर लेना है कि कितने ट्रांजेक्शन हमें सेलेक्ट करने हैं। लाइक अगर इंटरनल कंट्रोल अच्छा मिलेगा तो कम ट्रांजेक्शन करेंगे सिलेक्ट, और अगर खराब मिलेगा तो ज्यादा ट्रांजेक्शन हमें सेलेक्ट करनी पड़ेगी चेकिंग करने के लिए, है ना। और हाँ, ध्यान रखना जो सिलेक्शन है वो अनबायस्ड होना चाहिए। सिलेक्शन कैसा होना चाहिए? अनबायस्ड होना चाहिए। और हाँ, जब अब तुमने अनबायस्ड सिलेक्शन कर लिया ना, अब चेकिंग करोगे ना, अब यार देखो ना, कम चेकिंग कर रहे हो तो थोड़ा बिगिनिंग से एंड करना, जो भी चेक करो एकदम बिंदास शुरू से लेकर एंड तक पूरा करना है चेक, है ना। फिर ये डिसाइड कर लेना कि यार कौन सी मटेरियल एरर होंगी, कौन सी इमटेरियल एरर होंगी, क्योंकि अगर मटेरियल एरर होंगी तो हमें चेकिंग ज्यादा करनी पड़ेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये सबसे जरूरी है कि देख लो कौन से एरियाज में हमें टेस्ट चेक नहीं करना है। ओके, तो ये हो गई आपकी प्रिकॉशंस। ठीक है, अब चाहे तो आप यहां से एक बार रीड कर सकते हैं। हालांकि 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, इतना लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको एक आध दो पॉइंट खराब लगे तो वो आप छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये पॉइंट हमारा फिनिश होता है। ओके, चलो तो अब बात करते हैं अपन ऑडिट नोटबुक की, है ना। बहुत सिंपल है, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। और रिसेंटली 2-3 अटेम्प्ट में शायद बीच में कहीं पूछा भी गया था, ऑडिट नोटबुक का कंटेंट पूछा गया था, या इस पर अदर टाइप के एमसीक्यू या आपके करेक्ट इनकरेक्ट बन जाते हैं ना, तो थोड़ा ध्यान से सुन लेना। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा नाम वैसा काम। ऑडिट नोटबुक मतलब ऐसे समझ लो कि एक बाउंड बुक बना लो उस पर्टिकुलर ऑडिट की, जो ऑडिट आप कर रहे हो। ठीक है, और उसमें उस पर्टिकुलर ऑडिट से रिलेटेड हर एक बात को प्रॉपर तरीके से लिखते जाओ, तो एक सिस्टमेटिक वर्क हो जाता है ना। जैसे कोई क्वेरी आती है तो वो उसका एक्सप्लेनेशन मिलता है तो वो लिख लेना, कोई स्पेशल थिंग है जो हमें ध्यान में रखनी तो वो लिख लेना है, कोई ऐसा मैटर जो आगे चल के हमें कंसिडर करना पड़ेगा, तो ऐसी जो भी बातें हैं वो सब हम अपनी ऑडिट नोटबुक में लिखते जाते हैं, है ना। तो नॉर्मल नोटबुक में क्या लिखते हो तुम भाई, जो सब्जेक्ट के लिए बनाई होगी उसके लिए, ऐसी ऑडिट नोटबुक में क्या लिखोगे, उस पर्टिकुलर ऑडिट से रिलेटेड सारी चीजें। और हर बार आपको एक नई बुक बनानी है, ध्यान रख लेना बस। हर बार ऑडिट नोटबुक फिर से बनाई जाती है, ऐसा रहता है ना। इस बार जो ऑडिट करना है उसके लिए एक नोटबुक बना ली, अगली बार फिर से बना लेंगे, है ना। चलो तो देखो, सुनना, इट इज अ बाउंड बुक in which a large variety of matters observed during the course of audit are recorded। तो मैंने बताया, एक बाउंड बुक होती है जिसमें बहुत सारी बातें ऑडिट से रिलेटेड लिखी जाती है। ठीक है, फिर ऑडिट नोटबुक फॉर्म्स पार्ट ऑफ ऑडिट वर्किंग पेपर। ठीक है, ऑडिट नोटबुक भी भाई सीधी सी बात है, ऑडिट से रिलेटेड हम कुछ भी अगर कहीं पर भी लिखते हैं तो वो वर्किंग पेपर का पार्ट बनता है, इसलिए ऑडिट नोटबुक भी वर्किंग पेपर का पार्ट है। क्या ऑडिट प्रोग्राम वर्किंग पेपर का पार्ट है? हाँ, यस, ऑब्वियसली। मैं बोल तो रहा हूँ कि किसी ऑडिट से रिलेटेड हर बात जो आपने कहीं लिखी है वो ऑडिट वर्किंग पेपर का पार्ट होगी, है ना। ओके, फिर फ्रेश ऑडिट नोटबुक इज मेंटेन फॉर ईच ईयर, बोला था अभी, है ना। हर साल आपको एक नई ऑडिट नोटबुक बनानी है। फिर इट विल फॉर्म पार्ट ऑफ करंट फाइल। करंट फाइल का पार्ट क्यों बनेगी बताओ ये? क्योंकि जब आप हर साल ही बनाने वाले हैं तो उसे करंट ऑडिट फाइल में रखो। जो परमानेंट वर्किंग पेपर फाइल होती है उसमें हम वो वाले पेपर रखते हैं जो हर साल काम में आने वाले हैं, है ना। जैसे कि कोई लोन से रिलेटेड कोई अग्रीमेंट है जो 6-7 साल तक चलने वाला है, अब ये तो क्या है, हर साल नई बननी है, तो अब पिछली बार की जो ऑडिट वर्किंग पेपर, सॉरी, जो आपकी ऑडिट नोटबुक हुई उसका हम क्या करेंगे? फिर से बोल रहा हूं, अब सिंस हम ये हर बार नए तरीके से बनाते हैं, हर बार नई ऑडिट नोटबुक बनाते हैं, तो ये करंट फाइल में ही रखेंगे ना। अगर ऐसा होता कि एक बार बना ली और वो हमेशा के लिए हुई तो फिर उसको परमानेंट फाइल में रख लेते हैं ना। ओके, मैं ऐसा मानकर चल रहा हूं कि आपको पता है कि परमानेंट वर्किंग पेपर फाइल और करंट वर्किंग पेपर फाइल में क्या डिफरेंस होता है। नहीं पता है तो 1 मिनट सुन लो, बस इतना सा बता देता हूं। परमानेंट वर्किंग पेपर फाइल में वो पेपर रखे जाते हैं जो हमें लगता है कि फ्यूचर के ऑडिट्स में हमेशा काम में आते रहेंगे। ठीक है, जैसे कि कंपनी के मेन डॉक्यूमेंट, एमओए, एओए या लोन अग्रीमेंट से रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट। और करंट ऑडिट वर्किंग पेपर फाइल में वो पेपर रखे जाते हैं जो नॉर्मली केवल उस पर्टिकुलर ऑडिट में काम में आने वाले हैं, आगे कभी काम में नहीं आएंगे, है ना। ठीक है, तो अब करंट ऑडिट, करंट वर्किंग पेपर फाइल में से रखना है या परमानेंट में, ये डिपेंड करता है कि ऑडिटर का क्या जजमेंट है उस पर्टिकुलर मैटर को लेकर, है ना। सो इट विल इटसेल्फ फॉर्म पार्ट ऑफ करंट वर्किंग पेपर फाइल नॉर्मली, है ना। बट इट इज इन एनी केस अ पार्ट ऑफ परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ द ऑडिटर अवेलेबल फॉर द रेफरेंस लेटर ऑन इफ रिक्वायर्ड। अगर हमें लगता है, जैसे आप लोगों के मन में अभी आ रहा होगा कि यार जरूरी थोड़ी ना है, आ भी तो सकता है फ्यूचर में काम में, तो अगर आपकी सोच ऐसी है कि नहीं नहीं तो आगे काम में आएगा, तो आप परमानेंट फाइल में रख लो, कौन सा कोई थंब रूल बनाया है यार, है ना। सो लार्ज वेराइटी ऑफ मैटर्स आर रिकॉर्डेड हियर, इट इज अ बाउंड बुक, है ना। इट इज अ पार्ट ऑफ वर्किंग पेपर
फिर फ्रेश ऑडिट नोटबुक हर साल बनानी है। फिर ये नॉर्मली करंट वर्किंग पेपर फाइल का पार्ट होता है, पर कभी कभी परमानेंट का पार्ट भी बन सकता है यदि ऑडिटर थिंक सो, है ना। फिर it provide help to the auditor in picking up the link of the work when the concerned assistant is away or the work is stopped temporarily। अरे कोई इंसान है जो काम कर रहा था, अभी उसको कुछ काम आ गया, बीमार हो गया, वो चला गया, अब हमें किसी और को वो काम सौंपना है, तो उसको कैसे समझाएं कि उसने क्या करा था, पुराने वाले ने कितना करा था, कैसे करा था, उसको लिंक कैसे करें हम, नए वाले को काम तो सौंपना है पर कैसे। तो ऑडिट नोटबुक देख लो, उसमें सब लिखा हुआ, उसने क्या क्या कर लिया, क्या क्या बचा है, कैसे करा था, तो उस हिसाब से हम लिंक करके इस काम को हम आगे वाले असिस्टेंट को डेलीगेट कर देंगे, है ना। ओके, सो it helps in picking up the link of the work when the concerned assistant is away or the work is stopped temporarily, है ना। फिर it is used to record the various queries, बताया था जो भी क्वेरीज आती है, हम ऑडिट कर रहे हैं, हमको बार बार डाउट आते हैं, एक्सप्लेनेशन चाहिए हमको मैनेजमेंट से, वो सब क्वेरी हम लिखते जाते हैं। और उनका स्टेट ऑफ डिस्पोजल भी लिखते हैं, मतलब कि वो सॉल्व हुई नहीं हुई, ठीक है, उनका कंडीशन क्या है, अभी क्या कहा है मैनेजमेंट ने, कब तक जवाब देंगे, है ना, ऐसा। फिर इन रिस्पेक्ट ऑफ डिस्पोज्ड क्वेरीज एक्सप्लेनेशन ऑब्टेन्ड, मतलब अगर कोई क्वेरी है जिसका जवाब आ गया, जैसे हमने कहा कि इसका बिल क्यों नहीं है, उन्होंने बोला कि ये बिल आपको मिल जाएगा 3 दिन के अंदर, या फिर वो बिल लाकर दे देते हैं, तो ये क्वेरी सॉल्व हुई, तो उसको लिख लेना है कि हमारी ये क्वेरी थी और उसका एक्सप्लेनेशन हमें ये मिला है। फिर वाइल क्वेरीज रिमेनिंग अनडिस्पोज्ड, अब कोई क्वेरी सॉल्व नहीं हुई है, मैनेजमेंट से अभी हमारी बात नहीं हुई, या फिर पूछा था लेकिन उनका अभी जवाब नहीं आया है, तो उसके लिए भी लिख कर रखो कि हमें इसका फॉलो अप लेना है। तो जैसे आप अपनी जिंदगी के लिए हर साल एक डायरी बनाते हो, तो वैसे ही यहां पर हो गया, ठीक है, वो आपके ऑडिट के लिए भी करना है। सो दीज आर द जनरल पॉइंट्स रिलेटिंग टू ऑडिट नोटबुक। अब सुनो, कंटेंट क्या होगा ऑडिट नोटबुक में, क्या क्या आएगा, तो ऑलरेडी वही तो पढ़ा है ऊपर, घुमा फिरा कर वही बातें हैं। देखो क्या है, ऑडिट क्वेरीज नॉट क्लियर्ड इमीडिएटली, क्या मतलब हुआ, मतलब ये हुआ कि अगर मुझे कोई डाउट आया और मेरे सामने ही मैनेजमेंट का कोई पर्सन घूम रहा है, मैंने उसको बुलाकर पूछ लिया, बात खत्म हुई, तो भी क्या मैं उसमें लिखूंगा ऑडिट नोटबुक में, फिर काहे को लिखना यार, अपन पागल थोड़ी कि, देखो जैसे आप हो, आप पढ़ रहे हो, है ना, और आपके सामने कोई टीचर बैठा हुआ है, आपको डाउट आया, आपने तुरंत पूछ लिया, तो फिर क्या लिखना उसमें। हाँ, अगर कुछ आपको डाउट आया टीचर नहीं, तो उसको लिख के रखोगे यार, जब मिलेंगे तब पूछ लेंगे, है ना, तो ऐसे ही यहाँ पर है। सो ऑडिट क्वेरीज जो तुरंत सॉल्व नहीं हुई उनके लिए हम लिख लेंगे, जो हो गए उनको नहीं लिखेंगे इसमें। जो मिस्टेक हमें ऑडिट के दौरान मिली है वो लिखेंगे, तो ऑडिट नोटबुक में क्या लिखेंगे, यही तो लिखेंगे क्या क्या गड़बड़ मिल रहा है। अगर हमें लगता है कि उनका बुक कीपिंग अरेंजमेंट अच्छा नहीं है, तो हम उसको भी लिख के रखेंगे कि अनसेटिस्फैक्टरी बुक कीपिंग अरेंजमेंट है। कोई इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो कंपनी के बारे में, तो वो लिख कर रखेंगे। कोई स्पेशल पॉइंट है जो हमें एनुअल अकाउंट का फाइनल वेरिफिकेशन करते समय काम में आएगी, तो वो लिख लो। कोई इंपोर्टेंट मैटर है जो फ्यूचर रेफरेंस में काम में आ सकते हैं अगर तुम्हें लगता है इस पर्टिकुलर ऑडिट से, तो वो भी लिख लो, है ना। सो जनरल बातें अगेन आप सब ऊपर नीचे का ये पूरा कंटेंट मिला जुला कर अपने हिसाब से लिख सकते हैं ना। पर क्या है, 4 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, तो एटलीस्ट 4 पॉइंट थोड़ा सा एकदम बुक वाले रहे तो अच्छा हो जाता है, मार्क्स अच्छे मिल जाते हैं। सो ये हो गया आपका क्या, ऑडिट नोटबुक, है ना। ओके, चलो तो एक और पार्ट की बात करते हैं, चैप्टर 3 के, है ना। उसमें क्या है, बोले इंस्ट्रक्शंस टू बी गिवन बाय द ऑडिटर टू द क्लाइंट बिफोर द स्टार्ट ऑफ ऑडिट। आप ऑडिट स्टार्ट करने वाले हो, उसके पहले आप क्लाइंट को क्या इंस्ट्रक्शन देना चाहेंगे, है ना। तो इसके ना 2 आंसर दिए हैं आपके प्रैक्टिस मैनुअल में, है ना। तो उसमें से जो सिंपल था, जो ज्यादा ठीक लगा मुझे, वो मैंने पिक करा है और उसको मैं आपको बता रहा हूँ, और आपको भी यही फॉलो करना है, प्रैक्टिस मैनुअल का ही है ये भी, है ना। तो दोनों में से किसी एक को तो सिलेक्ट करना ही था। तो समझो, हम ऑडिट स्टार्ट करने के पहले अपने क्लाइंट को क्या इंस्ट्रक्शन देंगे, बस इतना दिमाग में रख लो कि हम उसको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी याद दिलाएंगे कि सुनो तुम्हारे ये काम है, ये काम तुम पूरे करके रख लो, हमसे उम्मीद मत करना, हमारा तो कुछ और काम है, हम वो करेंगे, ठीक है। तो आपको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी याद दिलानी, और समझो पूरे ऑडिट में मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज वही सब वो जो आपने हमेशा पढ़ी है। तो कभी भी अगर मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन बने, तो आप ऐसी दिमाग में रख लेना कि यार उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, नॉर्मल टाइप की, जैसे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो बनाएगा, इंटरनल कंट्रोल वो लगाएगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को गोइंग कंसर्न के आधार पे वो बनाएगा, अकाउंटिंग पॉलिसी को फॉलो करेगा, है ना। ये सब बातें हैं जो उसको ध्यान में रखनी होती है ना। तो क्या हम उसे इंस्ट्रक्शन देंगे, है ना। तो मैनेजमेंट को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी याद दिलाना है, ठीक है। उससे बोलना है कि सुनो एडिक्वेट रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना, हमें ऑडिट करने के लिए जरूरत पड़ेगी, हम रिकॉर्ड बनाते नहीं बैठेंगे, आप जो भी रिकॉर्ड बनाएंगे वो एडिक्वेट होना चाहिए, ठीक है। फिर
आपका जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है वो अप्रोप्रिएट होना चाहिए। जैसा सिस्टम आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिक्वायर्ड है वैसा सिस्टम लगाना है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमसे इस रिगार्डिंग कोई उम्मीद मत करना। फिर आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट खुद से बनाना है, हम नहीं बनाएंगे ये सब, हमारा काम है इनको ऑडिट करना, है ना। सो टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट टू कंसिडरिंग द अकाउंटिंग पॉलिसीज, मतलब अकाउंटिंग पॉलिसीज को कंसिडर करते हुए फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको गोइंग कंसर्न एजम्पशन के आधार पर ही बनाने हैं, ये ध्यान रखना। और अगर नहीं बना रहे हो तो इस बात को प्रॉपर्ली नोट्स टू अकाउंट में लिखना, ठीक है। फिर जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओगे तो उसमें कई बार जजमेंट यूज करोगे, लाइक डेप्रिसिएशन के लिए यूजफुल लाइफ ऑफ असेट खुद से सोचोगे, या फिर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना बनाना है, ये सब आप इसमें जजमेंट का यूज करोगे। तो जो भी जजमेंट आप यूज करेंगे वो सब रीजनेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि प्रॉफिट कितना चाहिए उसके हिसाब से प्रोविजन बना रहे हैं ना, ऐसा नहीं करना है, रीजनेबल जजमेंट होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, हमें अनरेस्ट्रिक्टेड एक्सेस देना टू ऑल इन्फॉर्मेशन। हम ऑडिट करने आए, बाद में नौटंकी मत करना, हमको हर इन्फॉर्मेशन लगेगी, हर एक्सप्लेनेशन लगेगा, आपको देना पड़ेगा, है ना। सो यही सब यहाँ पर लिखा है, देखो, टू मेंटेन द एडिक्वेट रिकॉर्ड एंड इंटरनल कंट्रोल फॉर द सेफगार्डिंग ऑफ असेट ऑफ द कंपनी, है ना, ये सब बात है। रिकॉर्ड्स एडिक्वेटली बनाकर रखना, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम अप्रोप्रिएट लगाना, अकाउंटिंग पॉलिसी के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना, गोइंग कंसर्न के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना, जजमेंट जहां भी यूज करो वो रीजनेबल होना चाहिए, और सारी इंफॉर्मेशन पर हमें अनरेस्ट्रिक्टेड एक्सेस प्रोवाइड करना है ना। सो ये समरी काइंड ऑफ हो गया, इस तरीके से आप भी बना सकते हैं, है ना। ओके, चलो तो अब एक बहुत शानदार क्वेश्चन की बात करते हैं, है ना। ये सब पीएम के ही क्वेश्चन है ना। ऑडिट रिस्क एट द अकाउंट बैलेंस लेवल एंड एट द क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन लेवल आपको बताना है, कमेंट करना है भैया आपको। सो ऑडिट रिस्क अकाउंट बैलेंस लेवल पर क्या क्या ऑडिट रिस्क हो सकती है। अकाउंट बैलेंस किन का होता है, असेट और लायबिलिटीज का, है ना। एंड क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन लेवल, जो ट्रांजेक्शंस का होता है, उसमें क्या रिस्क हो सकती है ना। तो इस क्वेश्चन की भूलने की संभावनाएं, पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा हैं, इसलिए मैं तो इस पर बना रहा हूं आर, रिवाइज करना है मुझे इसे, ये ज्यादा भूलूंगा मैं, है ना। कई बार तो समझ में ही नहीं आता कि पूछा क्या है इसमें। तो ध्यान से, क्या क्या रिस्क हो सकती है अकाउंट बैलेंस लेवल पर और ट्रांजेक्शन लेवल पर, किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में यही दो चीजें होती हैं, है ना। ठीक है, तो इसको कैसे याद रखेंगे, 5 पॉइंट है, अपन ऐसे याद रखेंगे। देखो, अकाउंट बैलेंस लेवल पे दो टाइप की रिस्क हो सकती है। अकाउंट बैलेंस नॉर्मली असेट लायबिलिटी का होता है ना, तो देखो क्या लिखा है, ससेप्टिबिलिटी ऑफ असेट टू लॉस और मिसएप्रोप्रिएशन। हो सकता है कि जो हमारी असेट है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन की जो असेट है, उनको नुकसान पहुंचाए कोई एम्प्लॉय या कोई और, अदरवाइज किसी भी तरीके से असेट का मिस अप्रोप्रिएशन करा जाए, कोई पर्सनल यूज में लाए, कोई चोरी करे, कुछ भी ऐसा, है ना। सो एक किस बात की संभावना, किस बात की रिस्क है, ससेप्टिबिलिटी ऑफ असेट टू लॉस और मिस अप्रोप्रिएशन। असेट को कोई नुकसान पहुंचाने की रिस्क या मिस अप्रोप्रिएट मतलब गलत यूज होने की रिस्क। दूसरा, अकाउंट बैलेंस में एक और पॉइंट है, अमाउंट ऑफ जजमेंट इन्वॉल्व इन डिटरमाइनिंग द अकाउंट बैलेंस। देखो, जितने ऐसे अकाउंट बैलेंस होंगे, जैसे कि डेटर, अब डेटर का अकाउंट बैलेंस कहीं ना कहीं जजमेंट पर डिपेंड करता है, क्यों, क्योंकि प्रोविजन कितना बनाना ये तो मैनेजमेंट के जजमेंट पर डिपेंड करता है ना। तो अगर ऐसे बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन हुए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, सॉरी, बहुत ज्यादा ऐसे बैलेंसेस हुए जिनको जजमेंट के आधार पर निकाला गया है, तो फिर ऐसे केस में रिस्क बढ़ जाती है। जैसे समझना, कोई चीज है जो अपनी जजमेंट पर डिपेंड नहीं करती, वो फिक्स है कि बस यही होना है, तो उसमें कोई रिस्क का या फिर गलती होने की संभावना नहीं है। पर अगर कोई चीज का बैलेंस आपके ऊपर डिपेंड करता है, मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे डेप्रिसिएशन निकालते हो तो उसकी यूजफुल लाइफ कितनी लेना है, स्क्रैप कितना लेना, उसके हिसाब से डेप्रिसिएशन निकलेगा, तो उसके हिसाब से एसेट की डब्ल्यूडी भी निकलेगी। तो ये तो पूरा आपके हाथ में हो गया। और सोचो ऐसी ट्रांजेक्शन बहुत सारी हो जाए जो केवल आपके ही हाथों में, तो फिर तो उसमें रिस्क बहुत ज्यादा है ना। अभी मान लो मैं कहूंगी परचेज, उसमें क्या रिस्क है, कोई रिस्क नहीं। परचेज 10 लाख की उसका बिल है, बात खत्म, उसमें क्या रिस्क है। तुम्हारे जजमेंट पर थोड़ी ना डिपेंड करता कि 10 लाख आएगा कि 15 लाख आएगा। पर डेटर और असेट के बैलेंस में तो हो सकता है ना ऐसा, है ना। तो ध्यान से, पहला, असेट में ससेप्टिबिलिटी ऑफ लॉस और मिसअप्रोप्रिएशन, और अमाउंट ऑफ जजमेंट इन्वॉल्व इन डिटरमाइनिंग दी अकाउंट बैलेंस। अगर जजमेंट ना हो तो अच्छा है, रिस्क नहीं रहेगी, पर जजमेंट होता है ना, कई जगह जजमेंट से अकाउंट बैलेंसेस निकलते हैं, तो वहां रिस्क हो सकती है ना। तो अकाउंट बैलेंस से रिलेटेड दो आपके क्या हो गए, रिस्क हो गए। ये असेट अकाउंट बैलेंस असेट का ही होता है ना, और यहाँ पर तो अकाउंट बैलेंस ही शब्द लिखा है, याद रहेगा। फिर क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन, तो फर्स्ट है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ट्रांजेक्शन विच माइट रिक्वायर हेल्प ऑफ द एक्सपर्ट।
अगर मुझे लगता है कि कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन दिख रहे हैं मुझे कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो बहुत कॉम्प्लेक्स हैं, जो मुझे पता है कि यार ये पक्का इनके एम्प्लॉय या मैनेजमेंट इसको सही तरीके से एंट्री पास नहीं कर पाए होंगे, सही तरीके से ट्रीट नहीं कर पाए होंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, क्योंकि ये काम तो यार बहुत टेक्निकल है, कॉम्प्लेक्स है, और इसमें तो एक्सपर्ट ही लगेगा, ये तो नहीं कर पाएंगे। तो सोचो मेरे मन में क्या ख्याल आएगा जब इतने डिफिकल्ट ट्रांजेक्शन मुझे दिखेंगे, तो मेरे मन में क्या ख्याल आएगा? यही आएगा कि यार पक्का मैनेजमेंट ने कुछ गलती करी होगी, पक्का उससे उससे कुछ एरर हुई होगी, क्योंकि ये बहुत डिफिकल्ट ट्रांजेक्शन थे, इनकी एंट्री पास करना, ये जैसे होते ना फ्यूचर्स, ऑप्शंस, डेरिवेटिव्स, इनकी इनका ट्रीटमेंट करना फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, तो ये डिफिकल्ट हो जाता है। तो ऐसे केस में क्या हो जाता है कि रिस्क ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि देखो सिंपल चीजों में उनसे गलती नहीं होगी, वो आराम से डील कर लेंगे उनको, पर डिफिकल्ट चीजों में वो गड़बड़ कर सकते हैं गलती से, है ना, तो ये रिस्क हो जाती है। तो अगर कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन है, इतने कॉम्प्लेक्स है कि उनमें एक्सपर्ट की सहायता लगेगी, और ऐसे ट्रांजेक्शन ऑडिटर को दिखाई देते हैं, तो ऑडिटर को लगेगा कि यार इस ट्रांजेक्शन में रिस्क हो सकती है कि गलत डील कर लिया गया हो। फिर अनयूजुअल ट्रांजेक्शन एट और नियर ईयर एंड, अगर ऑडिटर को लगता है कि साल भर तो कभी 2 लाख से ज्यादा की सेल नहीं हुई, ये आखिरी के महीने में 15-15 लाख के 50 ट्रांजेक्शन डले हैं जो कि सेल्स हुए, तो ऐसा कैसे हो गया यार, इतना अनयूजुअल, इतना भारी ट्रांजेक्शन ईयर एंड पर ही क्यों हो रहा है? हाँ, हो सकता है कि जानबूझकर सेल को इन्फ्लेट मतलब बढ़ाने की कोशिश की जा रही हो, है ना, तो रिस्क, अचानक से अनयूजुअल से ट्रांजेक्शन क्यों हो रहा है ईयर एंड पर, कहीं फेक तो नहीं है ये, है ना। सो ट्रांजेक्शन में दो रिस्क, कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन और अनयूजुअल ट्रांजेक्शन होने की रिस्क, है ना। कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन वो वाले जिनमें एक्सपर्ट की सहायता लग सकती है, और अनयूजुअल ट्रांजेक्शन वो वाले जो नियर या फिर ईयर एंड पर होते हैं। और फाइनली ट्रांजेक्शन और अकाउंट बैलेंस से मिलकर क्या बनता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो एक रिस्क ये हो सकती है कि हो सकता है पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी ससेप्टेबल टू मिसमैनेजमेंट, हो सकता है पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ही मिसमैनेजमेंट हो, विंडो ड्रेसिंग हो, सब कचरा करके रखा हो, मन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए गए हैं, कोई एक्चुअल फिगर्स की वैल्यू नहीं करी है ना, इस टाइप से कुछ। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ना अच्छा है, हो सकता है आपको आंसर याद रह जाए, आप क्वेश्चन ही भूल जाए, है ना, तो ध्यान से रखना। ऑडिट रिस्क एट अकाउंट बैलेंस लेवल एंड क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन लेवल क्या क्या हो सकती है, ओके, समझे कि नहीं समझे, है ना। तो यहां पर आपका ये वाला पॉइंट भी फिनिश होता है, ठीक है। अब केवल एक आखिरी क्वेश्चन बचता है, वो भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। चलो, तो एक मिसलेनियस टाइप का एक क्वेश्चन और बचा है, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। आप प्रैक्टिस मैनुअल देखेंगे तो उसमें एक 7-8 लाइनों का केस स्टडी टाइप का दिया है, और फाइनली उसमें पूछा गया है कि आप कैसे ऑडिट करेंगे रिसिप्ट ऑफ पार्टिसिपेशन फीस का। जैसे ये कोई कॉन्फ्रेंस वगैरह होती है ना, या कुछ ऐसा होता है जिसमें आपको पार्टिसिपेट करने के लिए कुछ अमाउंट भी पे करना पड़ेगा, पासेस मिलते हैं तो 500-1000 रुपए सपोज उसका एक पास मिल रहा है, वो, है ना। तो उस केस में आपसे बोला गया कि सुनो, आपको रिसीट चेक करना है, आपको पार्टिसिपेशन फीस चेक करनी है किसी पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस की या कुछ भी और अदरवाइज प्रोग्राम हुआ है ना, तो उसका। तो क्या क्या हम चेक करेंगे? वैसे ये स्पेशल ऑडिट चैप्टर से मिलता जुलता ही है ना, पर ठीक है, अभी यहाँ था तो यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। कहीं ऐसा तो नहीं कोई अनरजिस्टर्ड डेलीगेट या पर्सन या कैंडिडेट है जो अंदर आ गया हो, जैसे भाई कॉन्फ्रेंस चल रही या कोई प्रोग्राम चल रहा है, तो उसमें वही लोग आना चाहिए जिन्होंने पास लिया है, जिन्होंने पैसे पे करे हैं। अब जिन्होंने पे नहीं करे तो वो पर्सन नहीं आना चाहिए, है ना। सो देख लो कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन तो नहीं आया, है ना। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम चेक करना इस रिगार्डिंग। फिर रेट ऑफ पार्टिसिपेशन फीस, आपको देखना है कि क्या रेट वही चार्ज किया गया है जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ने डिसाइड किया था, है ना। यहाँ पर मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया लिखा है, हो सकता है मेडिकल से रिलेटेड ये क्वेश्चन रहा हो, इसलिए उन्होंने ऐसा लिखा हो। सो रेट ऑफ पार्टिसिपेशन वही चार्ज की है क्या जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ने डिसाइड करी थी, कहीं ऐसा तो नहीं उससे कम किसी को चार्ज कर दिया हो या उससे ज्यादा किसी से चार्ज करा हो, है ना। फिर रिसीट ऑफ पार्टिसिपेशन फीस में क्या है, आपको काउंटर फॉइल चेक करनी है। अगर किसी ने फीस पे करी है तो उसको आपने रसीद दी होगी, तो उसकी काउंटर फाइल मतलब उसकी कार्बन कॉपी होगी, तो वो चेक करेंगे कि भाई पैसा कितना आया 10 लाख, और कार्बन कॉपीज कितने की है 12 लाख की, तो फिर ऊपर का 2 लाख किधर गया, है ना, इस टाइप से कुछ। सो रिसीट चेक करनी है आपको, काउंटर फाइल चेक करनी है, रेट्स चेक करनी है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम चेक करनी है, ओवरऑल चेकिंग करनी है। ओवरऑल चेकिंग मतलब total receipt of participation fees shown in the financial statement with the reference to total number of receipt issued to the participant, कितनी रसीदें, कितनी रिसीट इशू करी गई पार्टिसिपेंट को, और पार्टिसिपेशन फीस दिख कितनी रही फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। ऐसा तो नहीं कि पार्टिसिपेशन फीस दिखा रहे तुम 20 लाख जबकि रिसीट 12 लाख की इशू हुई है, तो बढ़ाकर क्यों दिखा रहे, या इसका उल्टा भी हो सकता है ना। फिर फॉरेन डेलीगेट, नॉर्मली फॉरेन डेलीगेट को चार्ज ज्यादा लगता है,
ज्यादा चार्ज करते हैं अपन, है ना। तो इन केस ऑफ फॉरेन डेलीगेट इफ रजिस्ट्रेशन फीस आर हायर, तो एंश्योर कर लो कि हायर फीस चार्ज करी कि नहीं करी, है ना। तो अगर फॉरेन डेलीगेट से ज्यादा चार्ज करना था तो ज्यादा चार्ज करा कि नहीं करा। एंड फाइनली स्पेशल इशू, अगर किसी को एग्जम्प्ट करा है, अगर किसी को एग्जाम कराए कि इस पर्टिकुलर पर्सन को पार्टिसिपेंट फीस देने की जरूरत नहीं है, या फिर कंसेशन दिया है, ऐसा कुछ भी हुआ है, तो आपको उनकी लिस्ट लेनी है और देखना है कि उसका ऑथोराइजेशन क्या है, मतलब किसने बोला, किसने ऑथोराइज करा कि इनकी फीस कम लगनी है या नहीं लगनी है ना। तो किसके साइन है, किसने अलाउ करा इनको, है ना। सो ये सब चीजें जनरल है। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम चेक करो, ये मेरे हिसाब से ना कोई भी चीज का रिसीट होगा तो आप यही चेक करोगे, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, रेट, रिसीट्स, ओवरऑल चेकिंग कि कितने लोगों की रसीद इशू करी गई और कितना अमाउंट आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखाया। फॉरेन डेलीगेट्स आए हैं तो हायर फीस चार्ज करी कि नहीं करी, किसी को डिस्काउंट डिस्काउंट दिया है या कंसेशन दिया है तो वो आपको उसका ऑथोराइजेशन चेक करना होता है। सो ये है आपका इस तरीके से चैप्टर 3 है। अब आपके फीडबैक पर ये डिपेंड करता है कि आप नेक्स्ट चैप्टर में कब डालूंगा, वैसे कोशिश करूंगा कि कल ही मैं नेक्स्ट चैप्टर डाल दूं, पर ठीक है, अपने पास एक और ऑप्शन है कि हम जूम से पढ़ सकते हैं। तो आप एक बार मुझे जरूर फीडबैक दीजिए कि कैसा आपको ये लगा और कितना आपको समझ में आया। बस आप बिना स्पीड बढ़ाए एक ही बार में पूरा चैप्टर या जो भी मैं डालता हूँ वो देखेंगे तो बहुत अच्छा होगा ये, है ना। ओके।